हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी बढ़िया और फिट होंगे और जून 2026 के एग्ज़ाम्स की तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। अच्छा दोस्तों, एक बात सच सच बताना, जब आप BHDE 144 यानी कि छायावाद की मोटी सी किताबों को खोलते हो तो जयशंकर प्रसाद जी की भारी भरकम लाइनें और महादेवी वर्मा जी की मिस्टीरियस कविताएं देखकर थोड़ा सा सिर तो घूम जाता है ना। मन करता है ना कि यार किताबों को बोलो बाय बाय और चलो थोड़ी देर रील स्क्रॉल कर लेते हैं। लगता होगा कि इतनी साहित्यिक हिंदी एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब टेंशन को कहो एकदम बाय बाय और चेहरे पर लाओ एक बड़ी सी स्माइल, क्योंकि आज इस स्क्रीन पर हम कोई बोरिंग पढ़ाई या फिर किताबी रट्टा नहीं मारने वाले हैं। आज हम छायावाद की इस पूरी दुनिया को बिल्कुल अपनी और अपनी सीधी सादी आसान और मज़ेदार भाषा में याद करेंगे। आप खुद कहोगे, अरे यार छायावाद इतना आसान था क्या। लेकिन हाँ दोस्तों, सीधे बुक पर जंप करने से पहले एक बार इसके लेटेस्ट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, क्योंकि देखो तैयारी कितनी भी कर लो, जब तक ये पता नहीं कि इग्नू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं तब तक सब कुछ अधूरा है। तो चलिए चलते हैं PYQ क्वेश्चन पर। इससे फ़ायदा होगा कि अभी हम जो बुक पढ़ना शुरू करेंगे तो दिमाग में पहले से ही क्लियर होगा कि बॉस किस लाइन से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर BHDE 144 का। और मैंने आपको दिखाने के लिए काफ़ी लेटेस्ट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट किए हैं, जो है दिसंबर 2025 का। देखिए कि BHDE 144 यानी कि छायावाद का ये जो है दिसंबर 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, जिसके अंतर्गत हमें समय जो है टोटल 3 घंटे मिलते हैं। तो यानी कि 3 घंटे मिलते हैं और अधिकतम अंक 100 होता है, यानी कि 100 अंकों को सॉल्व करने के लिए हमें टोटल 3 घंटे का समय दिया जाता है। वहीं हमारा यहाँ नोट में दिया है कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें कि पहला प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि आपको टोटल इसमें 9 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें आपको केवल 5 के ही उत्तर देने हैं। लेकिन उसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है, उसको देना ही देना है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसे भी देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, निम्नलिखित काव्यांशों में किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें से मतलब जो काव्यांश दिए हुए हैं, पहले देख लेते हैं कि इसमें कितने काव्यांश दिए हुए हैं। क है, ख है, फिर ग है, घ है और अंग है, यानी कि हमें 5 काव्यांश दिए हुए हैं। लेकिन हमें सॉल्व कितने को करने हैं, सिर्फ किसी 3 को सॉल्व करने हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि काव्यांश भी किस तरह के आ रहे हैं। तो एक बार काव्यांश को देखते हैं। हमारा ख का ये क्वेश्चन है, हंसता है तो केवल तारा एक, गूथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक, अलसता की सीलता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, छाह सी अंबर पथ से चली। यानी कि ये जो काव्यांश है हमारा ख नंबर का, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि हाँ ये इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कवि कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग एक बार अदर क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। जैसे कि बोला गया है, छायावाद के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। तो इसमें जो है ना छायावाद के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालना है। उसके बाद है, जयशंकर प्रसाद के युग परिवेश को रेखांकित कीजिए, निराला काव्य की अंतर्वस्तु की चर्चा कीजिए। तो अगर हम ये सब का कंसेप्ट जो है अभी बुक से क्लियर करेंगे, तो उसके बाद जब इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो वो हमारा काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारा बेसिक क्लियर रहता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स नहीं आती है। और ऑलरेडी आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको 9 क्वेश्चन में केवल 5 ही सॉल्व करने हैं, जिसमें आपको जो काव्यांश वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे वो 3 दिए जाएंगे और पर क्वेश्चन 12 नंबर का होगा। यानी कि आपके टोटल मार्क्स कितने हुए काव्यांश में, 36। तो 1 नंबर जो कंपलसरी है वो 36 मार्क्स का है।
और बाकी जितने भी प्रश्न हैं वो 16 मार्क्स के हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कितना था, 36 मार्क्स टोटल था। और जो इधर है बाकी बचे 4 क्वेश्चन जिसमें कि आपको 64 मार्क्स हुए। पर क्वेश्चन 16 मार्क्स और इधर 4 क्वेश्चन, टोटल आपको 5 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो आपको ये टोटल हो गए हमारे 100 मार्क्स। तो जैसा कि हमने देखा कि हमें केवल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही 100 मार्क्स मिल जा रहे हैं। तो चलिए अब हम वापस अपने स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों अब हमने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से खंगाल लिया है। तो अब अपने कंप्लीट बुक रिवीजन सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले BHDE 144 यानी कि छायावाद को पहले हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इस सेक्शन के अंतर्गत हम लोग छायावाद को 2 पार्ट में भाग करके पढ़ेंगे, खंड 1 और खंड 2 में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें यह तो जानना होगा कि ये छायावाद क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग छायावाद। अगर हमें चैप्टर नेम का बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पता होता है तो मेरा मानना है कि चैप्टर पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि पूरा चैप्टर उसी से रिलेटेबल होता है। तो हम लोग जो है चलिए छायावाद के एक बार बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने बुक रिवीजन पर आएंगे। सन 1918 से 1936, कब से कब तक, 1918 से 1936 तक का बीच का जो समय था वह हिंदी साहित्य में एक ऐसा दौर आया था जब है कवियों ने पुरानी उपदेश वाली बोरिंग कविताओं को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि अब समाज को ज्ञान नहीं बांटेंगे, अब हम खुलकर इंसान के दिलों की बात करेंगे, जैसे उनका खुद का प्यार, उनका खुद का दुख, आज़ादी की भावना और ये खूबसूरत नेचर। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि आखिर इसका नाम छायावाद क्यों पड़ा, छायावाद ही क्यों। तो छाया का मतलब होता है परछाई। इन कवियों का स्टाइल यह था कि अपने फीलिंग सीधे सीधे नहीं बोलते थे, बल्कि प्रकृति यानी कि नेचर के ऊपर अपनी भावनाओं को परछाई डाल देते थे। यानी कि एक एग्जाम्पल से समझे तो मान लेते हैं कि कवि के अंदर बहुत ही दुख है, तो वो सीधे नहीं ये लिखेगा कि आज मैं बहुत उदास हूँ या फिर मैं रो रहा हूँ। वो बाहर खिड़की से देखेगा और लिखेगा, देखो आसमान में काले बादल छाए हैं और ये जो आंसू की बूंदें गिर रही है मानो आज मेरे दुख में ये पूरी प्रकृति बैठकर रो रही है। यानी कि उदास कवि खुद को, लेकिन अपने उस दुख को छाया के तौर पर दिखा रहे हैं, यानी कि किसके तौर पर, प्रकृति के तौर पर दिखा रहे हैं। लेकिन ये दुख किसका है, कवि का है। यानी कि सीधे तौर पर कहे तो छायावाद जो है हिंदी साहित्य का वह दौर है जहाँ पर मतलब जितनी भी कविताएं हैं वो इंटरेस्टिंग हो गई थी, वो बोरिंग नहीं रही थी। और वो कब से कब का समय था, 1918 से 1936 के समय का। तो दोस्तों चलिए अब हम सब मिलकर इस सेशन को गेम चेंजर बना देते हैं एंड शुरू करते हैं पहले खंड के साथ, यानी कि खंड 1 से हम लोग शुरू करते हैं। तो इस खंड के अंतर्गत काफ़ी सारी इकाई है, इकाई 1, इकाई 2। जैसे कि इकाई 1 के अंतर्गत है छायावाद यानी कि स्वरूप और विकास। तो पहले हम लोग स्वरूप और विकास के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग जैसे कि है जयशंकर प्रसाद और उनकी कविता, फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी कविताएँ। तो इस तरह से करके इकाई बाय इकाई हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा इकाई 1 का स्वरूप और विकास से। तो क्या होता है इसके अंतर्गत हम लोग ये समझते हैं। अब हम अपनी पहली इकाई में उद्देश्य, प्रस्तावना, छायावाद की पृष्ठभूमि और छायावाद का प्रारंभ कैसे हुआ, छायावाद के प्रमुख कवि कौन थे, इन्हीं सबको डिटेल वाइज पढ़ते चलेंगे। पहले 1.0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1.1 पे आएंगे। तो एक एक करके सारे ही टॉपिक, सब टॉपिक उसको अच्छे से क्लियर करेंगे और कुछ MVVI पॉइंट्स को भी देखेंगे। नीड पड़ी तो हम एग्जाम्पल का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है प्रस्तावना के अंतर्गत। जैसा कि हमने अभी बात की, पुरानी कविताएं बिल्कुल सीधी और वर्णन प्रधान हो चुकी थी। कविता में नयापन लाने के लिए सन 1916 के आसपास कवि ने क्या किया था, हिंदी साहित्य में एक बड़ा बदलाव आया था।
इस एक नए दौर की कविता ने इंसान की अपनी खुद की आज़ादी यानी कि व्यक्ति स्वतंत्र खुद के अनुभवों और यानी कि प्रकृति को अपनी ताकत बनाया था। यह एक ऐसा दौर था जिसने खड़ी बोली और हिंदी को इतना सुंदर और इतना मीठा बना दिया कि इसे हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाने लगा। यानी कि ये जो 1916 का समय था उसको क्या कहा जाने लगा? स्वर्ण युग कहा जाने लगा। तो उसके बाद अगर हम छायावाद की पृष्ठभूमि पर बात करें तो इसके अंतर्गत कोई भी बदलाव समाज की स्थितियों से ही पैदा होता है। छायावाद के आने के पीछे भी उस समय का माहौल जिम्मेवार था। तो अब हम लोग देखते हैं छायावाद की पृष्ठभूमि के अंतर्गत जो युगीन परिस्थितियाँ थी। क्या थी ये युगीन परिस्थितियों के अंतर्गत? तो उस दौर में भारत अंग्रेज़ों की गुलामी और दमन चक्र को झेल रहा था। जलियांवाला बाग का नरसंहार और चारों तरफ फैला आतंक लोगों के हौसले तोड़ रहा था। ऐसी मायूसी भरे माहौल में लोगों के भीतर अपनी संस्कृति के प्रति गौरव जगाने के लिए, एक नई उम्मीद देने के लिए इस कविता ने जन्म लिया। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे महापुरुषों की सोच ने इस दौर के कवियों को बहुत हिम्मत और प्रेरणा दी। यानी कि कुछ परिस्थिति ही ऐसा बन गया था कि हर जगह मायूसी छाया हुआ था, हर जगह प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो कुछ महापुरुषों ने, उसके सोचों ने काफ़ी प्रेरणा दी कवियों को इसमें, इस परिस्थिति को उभरने में, इस परिस्थिति से। वही हम साहित्यिक परिवेश के अंतर्गत समझे तो सन 1920 तक आते आते पुरानी पड़ चुकी थी। क्या पुरानी पड़ चुकी थी? तुकबंदियाँ और कौड़ी नैतिकता वाली कविताएं अपना असर खो चुकी थी। अब जो नया पढ़ा लिखा समाज आ रहा था उसकी सोच ज़्यादा गहरी और जिज्ञासु थी। इसलिए कवियों ने पुराने ढर्रे को छोड़कर एक नए प्रतीक, एक नए बिंब और बिल्कुल नई भाषा का इस्तेमाल शुरू किया। यानी कि पहले की जो बोरिंग कविताएं थी वो असर नहीं हो रहा था, उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था समाज में, ना ही समाज के लोग इंटरेस्टेड थे उसको सुनने में, समझने में। तो कवियों ने क्या किया, एक नया, बिल्कुल नया भाषा में नए तरीके से, एक पढ़ा लिखा सोच के साथ, एक जिज्ञासु सोच के साथ क्या किया, कुछ नई कविताओं का निर्माण करने का सोचा, इस समाज में बदलाव लाने का सोचा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि छायावाद का प्रारंभ कैसे हुआ, इसका स्टार्टिंग का क्या क्या प्लानिंग था। माना जाता है कि सन 1920 में द्विवेदी युग खत्म हो गया था। तो 1920 में क्या हुआ था, द्विवेदी युग खत्म हो गया था। मतलब ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह खत्म हो गया था, लेकिन उसका असर खत्म हो गया था। एवं सन 1915 के आसपास जो है छायावाद की कविताओं की शुरुआत हो चुकी थी। तो हम लोग अब छायावाद शब्द के प्रयोग के अंतर्गत देखें तो सबसे पहले सन 1920 में, कब, सन 1920 में मुकुटधर पांडे नाम के एक कवि ने श्री शारदा पत्रिका में हिंदी कविता में छायावाद नाम से लेख लिखे और इस नाम का दुनिया के सामने लाया गया। तो मुकुटधर पांडे ने क्या किया था कि शारदा पत्रिका में एक लेख लिख दिया था छायावाद के नाम से और उसको क्या किया, दुनिया के सामने लाए। तो शुरुआत में बड़े आलोचकों जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सिर्फ एक लिखने की स्टाइल माना और कहा कि यह अंग्रेजी या बंगाली साहित्य की नकल है, लेकिन बाद में सबने माना कि यह हमारे अपने समाज की मौलिक आवाज़ थी। तो अब हम लोग देखते हैं अर्थ विस्तार तथा व्यापकता। तो इसके अंतर्गत धीरे धीरे छायावाद का दायरा बहुत बड़ा हो गया। इसमें सिर्फ प्रकृति या प्रेम ही नहीं रहा, बल्कि जीवन का दर्शन, सुख दुख का संतुलन और समाज का यथार्थ भी जुड़ गया। जयशंकर प्रसाद जी की रचना झरना 1918 से इसकी असली चमक खुलकर सामने आई। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना जो थी झरना, वो कब प्रकाशित हुई थी, 1918 में, और इसी के थ्रू जो है खुलकर सामने आई थी इसकी व्यापकता।
तो अब हम लोग समझेंगे कि छायावाद के प्रमुख कवि के बारे में। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। छायावाद को समझाने के लिए इनके 4 सबसे बड़े मजबूत स्तंभों यानी कि कवियों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें साहित्य में बृहच्चतुष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बृहच्चतुष्य। तो चलिए देखते हैं हमारे पहले प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद को। तो इन्हें छायावाद का लीडर या शुरुआत करने वाला माना जाता है। तो यानी कि इसको जो है स्टार्टअप करने वाला या यानी कि शुरुआत या फिर लीडर कहा जाता है। वाराणसी के रहने वाले प्रसाद जी का जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा था, लेकिन वे गजब के प्रतिभाशाली थे। उनकी सबसे बेहतरीन रचना कामायनी 1935 की है, जो पूरी दुनिया के साहित्य में एक बेजोड़ महाकाव्य मानी जाती है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? 1935 की कामायनी। तो अब हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के बाद देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने नाम की तरह बिल्कुल अनोखे और विद्रोही स्वभाव के थे। उन्होंने कविता को पुराने कड़े नियमों और छंदों से आज़ाद करके मुक्त छंद की शुरुआत की। परिमल और अनामिका इनकी बहुत बड़ी पहचान है। कौन कौन? परिमल और अनामिका जो है किसकी बहुत बड़ी पहचान है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो अब हम लोग देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। तो चलिए इसे अच्छे से देखते हैं कि इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो हम याद रखेंगे कि प्रकृति का सुकुमार कवि जो है किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। इनका जो बचपन था वह उत्तराखंड के पहाड़ों में बीता था, इसलिए इनकी कविताओं में प्रकृति एक सहेली या माँ की तरह जिंदा नज़र आती है। पल्लव और गुंजन जो है इसकी मशहूर कृतियाँ थी। तो सुमित्रा नंदन पंत की मशहूर पंक्तियाँ कौन कौन सी थी? पल्लव और गुंजन। यह दोनों कृतियाँ जो है काफ़ी मशहूर के साथ साथ काफ़ी लोकप्रिय भी थी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारे 4th कवि यानी कि महादेवी वर्मा के बारे में। तो चलिए इनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। इन्हें जो है आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। इनकी गीतों में एक न दिखने वाले परमात्मा यानी कि अज्ञात सत्ता के लिए बहुत ही पवित्र प्रेम, मीठा दर्द यानी कि वेदना और संगीत की गजब सी मिठास मिलती है। नीरजा और दीपशिखा जो हैं इनके बेहतरीन गीत संग्रह हैं। तो नीरजा और दीपशिखा ये याद रखेंगे कि नीरजा एवं दीपशिखा जो है काफ़ी अच्छे गीत संग्रह हैं और ये किसके हैं? महादेवी वर्मा के। तो अब हम लोग देखते हैं आगे दिया है हमारे बुक में छायावाद की अंतर्वस्तु। तो छायावाद की अंतर्वस्तु का क्या मतलब होता है? वह खास बातें या टॉपिक्स जिन पर ये कविताएं लिखी गई है उन्हें क्या कहा जाता है? अंतर्वस्तु कहा जाता है। जिसके अंतर्गत हमें सबसे पहले पढ़ना है व्यक्ति स्वातंत्र्य का स्वर। तो इसके अंतर्गत इन कवियों ने समाज के थोपे हुए बंधनों से अलग हटकर खुद के वजूद और अपनी भावनाओं को खुलकर सामने रखा। निराला जी जब ये कहते हैं कि मैंने मैं शैली अपनाई, तो यहाँ मैं कहकर समूचे युग का पीड़ा को वो अपने ही अंदर मान कर चलते हैं। वहीं प्रसाद जी भी आंसू के थ्रू ये कहते हैं कि चुन चुन ले रे कनकन से जागती की सजग व्यथाएं। इसी प्रकार पंत, निराला और महादेवी जी के काव्य में अभिव्यक्ति और स्वर के कई स्थानों पर देखने को मिलता है। तो अब हम लोग देखते हैं रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास। पुरानी सड़ी गली परंपराओं और अंधविश्वासों को तोड़ने का आह्वान इन कविताओं में साफ दिखता है। निराला जी ने हर प्रकार की रूढ़ि प्रहार किया और नए विषय, नई भाषा के साथ साथ नए छंद यानी कि मुक्त छंद का प्रवर्तन भी किया। निराला जी का जय घोष था, तोड़ो 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 काड़ा पत्थर की निकले फिर गंगा जलधारा। प्रसाद जी के शब्दों में पुरातनता का निर्मोह प्रकृति का पल के लिए एक सहाय नहीं है।
यानी यहाँ निराला जी कहते हैं कि तोड़ो 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 कड़े पत्थर को, उसके बाद ही तो निकलेगी गंगा की जल की धारा। इससे स्पष्ट है कि छायावाद काव्य की जो विद्रोही भूमिका रही होगी ऐतिहासिक विकास क्रम में, वह काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक स्पंदन को। क्या होता है प्राकृतिक स्पंदन के अंतर्गत? प्रकृति इनके लिए एक बैकग्राउंड नहीं थी, बल्कि वे प्रकृति में इंसानी दिल की तरह धड़कन महसूस करते थे। वे प्रकृति का मानवीकरण करते थे, यानी उसे एक जीती जागती सुंदर स्त्री के रूप में देखते थे। तो वह प्रकृति को क्या करते थे? एक जीती जाती सुंदर स्त्री के रूप में देखते थे। वह केवल प्रकृति जो है उनके लिए केवल एक बैकग्राउंड नहीं था, मतलब वो एक सीन नहीं था, बल्कि वह इंसान, मतलब वो सोचते थे कि जैसे हम उनको महसूस कर सकते हैं वैसे वो भी मुझे महसूस कर सकते हैं। प्रकृति भी हमें उतना ही महसूस कर सकती है जितना हम प्रकृति को महसूस कर सकते हैं। यानी कि वो क्या करते थे? प्रकृति का मानवीकरण करते थे। यानी कि अंततः हम कह सकते हैं कि यह जो है ना प्रकृति ही है जो छायावादी काव्य सौंदर्य का मूलधार है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं गीतात्मक मधुर वेदना को। क्या होता है इसके अंतर्गत? तो छायावाद में दुख का मतलब हार मानकर रोना नहीं होता है। यहाँ इनका दुख मतलब दिल जो होता है वह साफ और सुंदर बनाने वाली एक मीठी सी अनुभूति है, जिसे गीतों में पिरोया गया है। तो क्या होता है गीतात्मक मधुर वेदना के अंतर्गत? इसमें जो मतलब जितने भी दुख होते हैं, जितने भी उन्हें पीड़ा होती है, उसको साफ और सुंदर बनाने वाली एक मीठी सी प्यारे से गीतों में पिरोया जाता है। मतलब दुख को गीतों के थ्रू गाकर बोलना, कि वो दुख जो है मतलब वो भी सुनने में अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो गीतों के थ्रू आता है। हम लोग भी काफ़ी सारे सैड सॉन्ग सुनते हैं जब हम लोग सैड होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग सैड हैं, वो हमें सुकून देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत दुखों को पिरोया गया है उस सॉन्ग के अंतर्गत। तो अब हमारे स्क्रीन पर हमारे सामने है नारी विषयक नव्य धारणा। तो इसके अंतर्गत जो है पुराने समय में नारी को सिर्फ सजने संवरने या फिर भोग की वस्तु समझ लिया गया था, लेकिन छायावाद ने पहली बार नारी को दया, करुणा, श्रद्धा और शक्ति का असली रूप मानकर समाज में एक बहुत ही सम्मानजनक दर्जा दिया था। यानी कि पहले का जो समय था उसमें नारी को सिर्फ सजने के लिए, संवरने के लिए या फिर मतलब एक भोग की वस्तु समझ लिया गया था, लेकिन जब छायावाद आया तो पहली बार नारी को जो है दया के रूप में, मतलब काफ़ी ज़्यादा करुणा से, उसके बाद श्रद्धा और शक्ति का असली रूप मान लिया गया। तो उसमें ये बोला भी गया है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पल पग तल में, पीयूष स्रोत ही बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यानी कि इसमें कवि कहते हैं कि नारी तुम ही हो, तुम ही श्रद्धा हो, तुम ही भक्ति हो, तुम ही विश्वास हो इस नग में, इस पल में और इस तल में, और इसी तरह जल की तरह बहा करो इस सुंदर समतल में, इस सुंदर सी प्रकृति में, इस सुंदर सी पृथ्वी पे। तो अब हम लोग देखते हैं युगीन सत्य और यथार्थ, यानी कि अभिव्यक्ति। तो चलिए सबसे पहले इसको भी देखते हैं। इसमें ये कवि जो है सिर्फ हवा में बातें नहीं करते, इन्होंने जो है अपने समय की गरीबी, लाचारी और मज़दूरों के दर्द को भी बहुत करीब से देखा है और उसे अपनी कविताओं में उतारा है। तो कवि जो अपने समय में जितने भी दुखों को, गरीबी को, लाचारी को, मतलब जो भी उस समय पीड़ा चल रही थी, इतना माहौल ख़राब था, तो वो सबको अपनी आँखों से देखा है, उन्होंने महसूस किया है उस चीज़ को, और उसको जो है कवि क्या करते हैं कि अपनी कविताओं में, कविताओं के ज़रिए, एक सुंदर भाव के ज़रिए उस दुखों को उतारते हैं कि हम लोग कविता तो पढ़े बट हमें ये नहीं लगेगा कि नहीं, मतलब उस कविता के भाव से हम समझ सकें कि उस समय कितना दुख था। क्योंकि समझना और फील करके समझना दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। तो अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना को। तो राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना में अपनी मिट्टी, देश और देशवासियों के लिए प्यार इनके रग रग में था। भारत के गौरवशाली अतीत को याद दिलाकर इन्होंने गुलामी से लड़ने का जज्बा पैदा किया था।
यानी कि छायावाद के अंतर्गत कवियों ने क्या किया था कि अपनी मिट्टी में, मतलब अपने देश में और देशवासियों के लिए इतना प्यार था, उनके अंदर इतना उनके लिए मधुर रस था कि उन्होंने क्या किया कि उसने पास्ट को याद दिलाकर और गुलामी से लड़ने का जज्बा पैदा किया। किसके माध्यम से? कविता के माध्यम से। वो डायरेक्टली तो ये नहीं कह सकते थे कि नहीं चलो लड़ाई करते हैं, लेकिन उन्होंने उस पीड़ा को, उस दुःख को जब उस कविता में डाल दिया, तो जैसे कि जब समाज में लोग उस कविता को पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि नहीं कितना दुःख था। हम लोग भी कभी कोई ऐसी स्टोरी सुनते हैं जो कि मतलब काफ़ी बुरी होती है, कोई कहानी पढ़ते हैं तो कितना गुस्सा आता है कि नहीं उन लोगों ने हम लोग पे ऐसा क्यों किया, तो बुरा लगता है, गुस्सा आता है। तो वो कवि क्या करते थे, उसी जज्बा को जगाते थे ताकि जो है अपने देश के लिए देशवासियों जो है सब मिल कर के लड़ सके। तो चलिए अब हम लोग आते हैं छायावाद का रचना विधान को समझते हैं। तो क्या होता है छायावाद का रचना विधान के अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत जो है स्वच्छंद कल्पना का नवोन्मेष को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? स्वच्छंद कल्पना का नवोन्मेष को। तो इनकी जो कल्पनाएँ थी वो बहुत ही आज़ाद और अनोखी थी। जो भावनाएँ हमें नहीं दिखती, जैसे कि लज्जा या फिर चिंता, उन्हें भी इन्होंने शब्दों के एक सुंदर रूप दे दिया। मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो हमें दिखती नहीं है। मान लीजिए कि हम लोग को अगर टेंशन होता है या फिर हमें शर्म आती है, तो वो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो दिखता नहीं है, लेकिन उसको अगर हम नेचर के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से और जो है मतलब कुछ कविताओं में रिलेटेबल बना करके उसमें लिख दें, तो उससे वो हम लोग फ़ील कर सकते हैं कि नहीं ऐसा हुआ था। कोई टेंशन को भी हम लोग फ़ील कर सकते हैं उस कविताओं के ज़रिए। तो उन्होंने क्या किया था कि अपनी कल्पनाओं को आज़ाद और अनोखे तरीके से एक कविताओं में भर दिया था, उसको एक सुंदर रूप दे दिया था। इसमें ये लिखा भी गया है कि सिंधु सेज पर धारा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस प्रकार हिमालय प्रकृति का श्वेत कमल कहना और उस प्रतिबिंबित अरुणिमा को मधुमय पिंग पिराग कहना विलक्षित उक्ति है। यानी कि कल्पना और अनुभूति का एक ऐसा मीनिंग कांचन संयुग दुष्कर है ये। अगर इस वाक्य को निहितार्थ रूप में समझे तो धरा यानी कि पृथ्वी और सिंधु यानी कि समुद्र, यहाँ इन दोनों की बात हो रही है, पृथ्वी और समुद्र की, जहाँ धरा जो है समुद्र के सामने संकोच महसूस कर रही है। तो अब हम लोग आते हैं काव्य भाषा पे। तो चलिए काव्य भाषा को समझते हैं। इनकी भाषा बहुत ही सुंदर, कोमल और संस्कृत के अच्छे शब्दों से सजी हुई, यानी कि तत्सम प्रधान है। इसमें सीधे शब्दों की जगह इशारों और प्रतीकों की भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो यानी कि अभी तक तो वो कहानियों के ज़रिए, कविताओं के ज़रिए अपनी मतलब देखी गई, अपनी आँखों से झेली गई सिचुएशन को बयां कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा समय आ गया जो रचना के थ्रू, यानी कि उसको इशारा के थ्रू, कल्पनाओं के थ्रू जितना भी है उसको मतलब सीधे सीधे शब्दों में ना कहकर इशारों में, प्रतीकों में, भाषा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इससे क्या हुआ कि वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया, क्योंकि यह जो है काफ़ी सबको क्लियर होता था। तो अब है आगे हमारा काव्य शिल्प। तो चलिए काव्य शिल्प को देखते हैं। इन्होंने क्या किया था कि छोटे गीतों से लेकर बड़ी बड़ी कविताएं और महाकाव्य लिखे। छंदों के मामले में इन्होंने बहुत नए और आज़ाद प्रयोग किए जो कि सुनने में बेहद सुरीले लगते थे। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया था, काफ़ी फ्रीडमली तौर पर, एकदम ही न्यू काफ़ी फ्रीडम के तौर पर गीतों को लिखा गया था, महाकाव्यों को लिखा गया था। और इन छंदों के मामले में मतलब ये काफ़ी न्यू था, काफ़ी सुरीला था और ये बहुत मतलब अच्छा लगता था सुनने में, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो लोग इसे पसंद कर रहे थे क्योंकि ये एकदम न्यू भी था और फ्रीडम के तौर पर था। अब हम लोग देखते हैं छायावाद का महत्व, जिसमें कि देखेंगे हम लोग शक्ति और सीमाएं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला आ रहा था व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा। साहित्य में पहली बार मैं या फिर व्यक्ति को केंद्र में रखकर निजी भावनाओं यानी कि सुख दुख और प्रेम को खुलकर अभिव्यक्ति मिली थी।
वहीं दूसरी ओर देखें तो राष्ट्रीय चेतना का जागरण के थ्रू छायावादी कवियों ने देश प्रेम, भारतीय संस्कृति और गौरव के स्वतंत्रता की अलख जगाई थी। वह काफ़ी जो है ना मतलब सब में ये जगाना चाह रहे थे कि नहीं, जो हमारे साथ दुख हुआ है, जो हमने पीड़ा महसूस किया है, तो वो हम लोग को महसूस होना चाहिए। हम लोग को पता रहना चाहिए हम लोग का देश प्रेम, कि अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो ये नहीं है कि हम भी उसके साथ बुरा करें, लेकिन कोई दोबारा हम पर आके सितम ना कर सके, इस बात के लिए हमें सजग रहना काफ़ी ज़रूरी है। वहीं कलात्मक क्रांति को देखें तो इनमें जो है हिंदी कविता को ब्रज भाषा के रूढ़िवादी बंधनों से मुक्त कर खड़ी बोली में एक नया संगीतमय और बिंबितात्मक रूप दे दिया गया था। तो इसमें जो है ना एक न्यू भाषा का निर्माण करके खड़ी बोली में उसको और अच्छे से मतलब अच्छा रूप दे दिया गया था। तो इसके महत्व के अंतर्गत है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ब्रिटिश हुकूमत के कड़े पहरे के बीच भी इस कविता ने कभी किसी सत्ता के आगे घुटना नहीं टेके। बिना किसी डर के इस कविता ने देश के लोगों को जगाने का अपना एक ऐतिहासिक फर्ज पूरी ताकत से निभाया। यानी कि सीधे तौर पर कहे तो यह कविता जो है कभी घुटने नहीं टेका गया। इस कविता के द्वारा यह जो है हमेशा ही देश के लोगों को जगाने का अपना एक ऐतिहासिक फ़र्ज पूरी ताकत से निभा रहा था, इसे और अभी भी निभा रहा है, इससे कोई दोहराई नहीं है। तो अब है प्रासंगिकता। तो अब देखते हैं प्रासंगिकता के अंतर्गत क्या होता है कि आज की भागदौड़ और मशीनी होती हुई दुनिया में छायावाद हमें यह सिखाता है कि दिल की कोमलता, दया और जज्बातों को बचाकर रखना कितना ज़रूरी है। यही इस काव्य की सबसे बड़ी जीत है। तो प्रासंगिकता में यही हम देख सकते हैं मेनली कि हम लोग को अपने अंदर जो है ना कोमलता, दया और जज्बातों को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ जो है ना एक सिचुएशन के तहत होता है। अब हम लोग कभी भी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बिना बात का गुस्सा हो जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, वो उस समय हम लोग को नीडेड नहीं होता है। तो वो जज्बात, वो गुस्सा जहाँ हमें दिखाना चाहिए वहाँ तो हम लोग दिखा नहीं रहे होते हैं। तो वही इसके प्रासंगिकता के माध्यम से बोला गया है कि अपने जज्बातों को, दया को और कोमलता को बचाए रखना चाहिए, ताकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब हमारी इस काव्य की बड़ी जीत होगी, वो तभी पॉसिबल है जब हम लोग अपने आप पे वर्क करेंगे, अपनी दया, कोमलता और जज्बातों को बचा कर रखेंगे परफेक्ट सिचुएशन के लिए। एवं प्रसाद जी ने कामायनी में बहुत ही सुंदर बात कही थी कि अगर हम जानवरों से भी थोड़े भी ऊपर हैं तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इस संसार में दुखों को दूर करने का जरिया यानी कि सेतु बने। यह कविता हमें बहुत ज़्यादा भौतिकवादी या लालची होने से बचाकर दिल की कोमलता को जिंदा रखने की रास्ता दिखाती है। तो वह कौन सी कविता है? कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद की है। तो चलिए अब हम लोग सारांश के जरिए इस पूरे कहानी को संक्षेप में समझते हैं। इस पूरी इकाई 1 को अगर हम संक्षेप में समझें तो छायावाद हिंदी साहित्य की एक ऐसी मौलिक और बेजोड़ देन है जिसका मुकाबला जो है किसी दूसरी भाषा के आंदोलन से नहीं किया जा सकता। तो सन 1915 से 1940 तक, कब से कब तक? 1915 से 1940 तक जो इस दौर में हिंदी कविता का पूरा चेहरा ही बदल दिया था। प्रसाद जी, निराला जी और पंत जी ने, महादेवी वर्मा जैसे महान कलाकारों ने अपनी अनोखी सोच और प्रकृति, देश प्रेम, नारी के प्रति सम्मान और इंसानी अंदाजी को नए सुर दिए थे। तो शुरुआत में भले ही इस पर कई तरह के आरोप लगाए गए, इसे समझने में लोगों को मुश्किल हुई, लेकिन समय के साथ यह साबित हो गया कि भाषा और जज्बातों के मामले में छायावाद आधुनिक हिंदी कविता का सबसे चमकीला और ऊंचा शिखर है। यह काफ़ी प्रचलित हुआ धीरे धीरे करके, और इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि यह सच में एक बहुत अच्छा डिसीजन था। ये उन लोगों ने सच में बहुत कुछ अच्छा किया है। तो वह कौन कौन से लोग थे? जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी, पंत जी, महादेवी वर्मा जी। तो ये सब जो है हमारे इतिहास में काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो इन लोगों के ज़रिए अभी हम उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग उस समय थे नहीं इस सिचुएशन को देखने के लिए, लेकिन अभी हम लोग सुन के ये समझ रहे हैं कि हमारे पास्ट में का सिचुएशन कैसा था, हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ था।
अंततः हम इस बात को याद रखेंगे कि छायावाद जो है आधुनिक हिंदी कविता का सबसे चमकीला, सबसे बेस्ट शिखर था। तो दोस्तों, अब तक उम्मीद है कि आपने यूनिट 1 को यानी कि इकाई 1 को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो अपनी एनर्जी को थोड़ा बूस्ट कर लीजिए, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए और पूरे फोकस के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2। यूनिट 2 के अंतर्गत है जयशंकर प्रसाद और उनकी कविता। और इस यूनिट 2 की शुरुआत एक ऐसे सिरे से होती है जहां हिंदी साहित्य के एक ऐसे स्तंभ जिनके बिना आधुनिक हिंदी का इतिहास ही अधूरा है, यानी महाकवि जयशंकर प्रसाद जी से। तो चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो इकाई 2 के अंतर्गत हम लोग अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद जीवन और व्यक्तित्व। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है वाराणसी के एक बहुत ही रईस सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था? सुंघनी साहू परिवार में और वाराणसी में। तो प्रसाद जी का जो व्यक्तित्व है बहुत ही शांत, गंभीर और सरल था। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उड़ जाने के कारण इन्हें बहुत ही कम उम्र में घर और व्यापार की बड़ी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी थी। इसके कारण जो है इनकी स्कूली पढ़ाई तो कक्षा 8 के बाद ही छूट गई, लेकिन इन्होंने घर पर ही खुद से पढ़कर हिंदी, संस्कृत, फारसी और इतिहास का गहरा ज्ञान हासिल किया। वह जितने बड़े लेखक थे उतने ही सरल इंसान भी थे। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। वहीं अगर हम युग परिवेश के अंतर्गत समझे तो जब प्रसाद जी ने अपनी कविताएं लिख रही थी तब हमारे देश का माहौल कैसा था, इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त किसी बड़ी मुसीबत में फंसा है, बहुत परेशान है और अपनी सारी हिम्मत हार चुका है, और आप उसे मोटिवेट करने के लिए क्या करेंगे? जाहिर है आप उसे उसके परिवार का गौरवशाली इतिहास याद दिलाएंगे कि तुम किस महान खानदान से हो, उठो और अपनी ताकत पहचानो, मतलब किसी भी प्रकार से उसको मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक यही काम जयशंकर प्रसाद जी ने उस दौर में किया जब हमारा पूरा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। चारों तरफ भयंकर मायूसी थी और भारतीयों के अंदर एक ही हीन भावना बैठ गई थी। वाराणसी में रहकर प्रसाद जी ने देश की यह हालत देखी तो उन्होंने अपनी कलम उठाई और इतिहास का दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं में सीधे मौर्य काल, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के उस सुनहरे दौर को ला खड़ा किया जब भारत दुनिया का गुरु था। तो साहित्य की भाषा में इसी माहौल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय चेतना का दौर कहा गया। यानी कि प्रसाद जी का मुख्य मकसद जो था भारतीयों को अंदर से इतना मजबूत बनाना था, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना था कि वे खुद अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो सके। तो अब हम लोग समझते हैं रचनाएं और रचना संसार। तो इसके अंतर्गत प्रसाद जी ने साहित्य की हर विद्या में अपनी कलम चलाई। उनके पूरे रचना संसार को हम 3 भागों में आसानी से समझ सकते हैं। नाटक के क्षेत्र में उन्होंने इतिहास के किरदारों को जिंदा करने के लिए चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक लिखे, एवं समाज की कमियों को दिखाने के लिए उन्होंने कंकाल और तितली जैसे उपन्यास लिखे। तो कमियों को दिखाने के लिए क्या क्या? कंकाल और तितलियों जैसे उपन्यास लिखे थे और आकाशदीप जैसी बेहतरीन कहानियाँ लिखी। कविता के क्षेत्र में तो छायावाद के प्रवर्तक थे। उन्होंने झरना, लहर और विरह के दर्द से भरी आंसू जैसी शानदार कविताएं लिखी है। तो झरना, लहर और विरह जो है किसके कविताएं हैं? जयशंकर प्रसाद के। एवं सबसे अंत में उन्होंने कामायनी महाकाव्य लिखा जो हिंदी साहित्य की सबसे महान धरोहर मानी जाती है। तो कामायनी जो है वह जयशंकर प्रसाद जी की महान धरोहर मानी जाती है और इस कामायनी की जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी ने की है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रसाद काव्य यानी कि प्रमुख स्वर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसा कि हमने अभी समझा, प्रसाद जी वर्तमान की गुलामी और गरीबी से दुखी होकर हमेशा गौरवशाली अतीत की खिड़की खोल देते हैं।
वे अपनी कविताओं में प्राचीन भारतीय संस्कृति का ऐसा सजीव चित्र देखते हैं कि पाठकों के मन में अपने देश के प्रति गर्व जाग उठता है। वहीं राष्ट्रीय चेतना एवं मानवता जो है, इसके अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी देशभक्ति में केवल खोखला चिल्लाना नहीं था, उनका मतलब जो मेन मकसद था वह सिर्फ चिल्लाना नहीं था, बल्कि उसमें देश के लिए एक गहरा और सच्चा प्रेम था। अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो उनकी यह बेहद मशहूर लाइनें याद रखिए, जो एग्ज़ाम में लिखते ही आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे। ज़रूर याद रखिएगा इसे। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो याद रखने के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इसका सीधा मतलब है कि हमारा भारत देश इतना प्यारा और दयालु है, जहाँ बाहर से आने वाले अनजान लोगों को भी दिल से पनाह मिलती है। इनकी देशभक्ति किसी से नफरत करना नहीं, बल्कि पूरी मानवता से प्यार करना सिखाती है। तो अब हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी की प्रेम व्यंजना के बारे में। तो प्रसाद जी की प्रेम जो है आज के ज़माने जैसा सतही या दिखाने वाला बिल्कुल नहीं है। इनके काव्य में प्रेम का मतलब है एक बहुत ही पवित्र आंतरिक लगाव और बिछड़ने का वो सच्चा दर्द, जिसे साहित्य का भाषा में विरह कहते हैं। क्या कहते हैं? विरह। एवं इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण देखें तो उनकी प्रसिद्ध रचना आंसू। तो आंसू किनकी प्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। आंसू में जो है उन्होंने अपने दिल के दर्द को शब्दों में इसे मतलब इस कदर से पिरो दिया है कि पढ़ने वाले का दिल भर आता है, और इसी वजह से इसे छायावाद का मेघदूत भी कहा जाता है। तो छायावाद का मेघदूत किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। क्योंकि जो है मतलब जयशंकर प्रसाद जी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने शब्दों को मतलब पिरोते हैं, जिससे कि पढ़ने वाले का मन भी पिघल जाता है कि कितनी दर्दनाक स्टोरी है, या फिर मतलब इसमें कितना ज़्यादा प्रेम भरा हुआ है, इसमें कितना ज़्यादा सच्चाई भरी हुई है। तो इसीलिए अतः क्या कहा जाता है? मेघदूत, छायावाद का मेघदूत किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। अब देखते हैं हम लोग सौंदर्य चेतना। तो सौंदर्य चेतना के अंतर्गत प्रसाद जी की नज़रों में सौंदर्य के 3 रूप हैं। पहला जो है प्रकृति सौंदर्य, यानी कि नेचुरल ब्यूटी, जहाँ वो पेड़ पौधे, चांद तारों को इंसानों की तरह सुख दुख महसूस करते हुए देखते हैं। और दूसरी है नारी भावना का सौंदर्य, जहाँ वो नारी को सिर्फ सजने धजने की वस्तु नहीं मानते। उन्होंने साफ साफ लिखा था कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, यानी नारी समाज में दया, करुणा, अटूट विश्वास और शक्ति का साक्षात रूप है। और तीसरा है गीति सौंदर्य, यानी उनकी कविताओं में एक ऐसा संगीत और लय है कि उन्हें आसानी से गाया जा सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं रहस्य एवं दर्शन। तो इसके अंतर्गत जो है प्रसाद जी कश्मीर के बहुत ही प्रसिद्ध शैव दर्शन से गहरे जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? शैव दर्शन से। ठीक है, तो जिसे आम भाषा में अनंतवाद कहते हैं। तो आम भाषा में जिन्हें क्या कहा जाता है? अनंतवाद। उनका मानना था कि पूरी कायनात में हर तरफ केवल एक ही परमेश्वर का वास है, इसलिए इंसान को बेवजह उदास रहने या कुंठित होने का कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन का असली मकसद जो है हर परिस्थिति के अंदर खुश रहना और चारों तरफ आनंद बिखेरना होता है। तो अब हम लोग समझते हैं प्रसाद काव्य शिल्प विधान। तो इसके अंतर्गत शिल्प विधान का क्या मतलब होता था? तो शिल्प विधान का मतलब होता है कि प्रसाद जी अपनी बात को पन्नों पर उतारते कैसे थे, उनका लिखने का स्टाइल कैसा था। इसे भी हम सरल बिंदुओं को तौर पे समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखें तो भाषा सौंदर्य। तो भाषा सौंदर्य के अंतर्गत प्रसाद जी ने उस समय चल रही पुरानी ब्रज भाषा को छोड़कर आधुनिक खड़ी बोली को अपनाया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उनकी हिंदी आम बोलचाल वाली साधारण हिंदी नहीं है।
उसमें संस्कृत के शुद्ध तत्सम शब्दों का बहुत ही गंभीर और नपातुला प्रयोग है। उसकी भाषा को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कोई विद्वान और सम्मानित व्यक्ति पूरी गरिमा के साथ बात कर रहा हो। वहीं दूसरा बिंदु देखें तो है शैलीगत नवीनता। क्या है? शैलीगत नवीनता। तो इसके अंतर्गत देखते हैं हम लोग, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे उन्होंने लिखने के पुराने तरीकों को छोड़कर एक नई, ताज़ा और भावनात्मक शैली की शुरुआत की, जिसमें कवि के दिल के भाव सीधे पाठक के दिल तक पहुंचते हैं। और वहीं तीसरा मुख्य बिंदु समझे तो है हमारा प्रतीक विधान। क्या है? प्रतीक विधान को समझते हैं। तो प्रतीक विधान के अंतर्गत जो है छायावाद के कवियों की यह सबसे बड़ी खासियत होती थी कि वे अपनी बात सीधे सीधे सपाट शब्दों में नहीं कहते, बल्कि उसे इशारों और प्रतीकों के जरिए समझाते हैं। जैसे वो दीपक के बुझने को जीवन के अंत के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जैसे कि दीपक बुझ जाना हम लोग कहते हैं ना, तो उसमें कहते हैं कि नहीं, जीवन का अंत हो गया, दीपक बुझ गया। मतलब उसको काफ़ी डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, जो उनका बोलने का तरीका सबको काफ़ी प्रिय रहता है। तो अब देखते हैं हम लोग बिंब विधान को। तो प्रसाद जी शब्दों का इस्तेमाल इस तरह से करते थे कि उन्हें पढ़ते ही पाठक की आंखों के सामने एक खूबसूरत सा सजीव चित्र दिखने लग जाता था। यानी कि मतलब खूबसूरत सा जो है सजीव चित्र तैरने लगता था, जिसे साहित्य में बिंब कहते हैं। साहित्य में क्या कहते हैं? उसे बिंब कहते हैं। यानी कि खूबसूरत चित्र, यानी कि किसी चीज़ का प्रतिबिंब बनना, उसी को बिंब कहते हैं। वो ओरिजिनल नहीं होता है, वह एक इमेजिनरी होता है। जैसे उदाहरण के लिए जब वह सुबह की खिली हुई धूप का वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उषा, यानी कि सुबह नाम की एक सुंदर दुल्हन आसमान से उतर रही हो। तो अब है हमारा अलंकार तथा छंद। तो चलिए इसे भी समझते हैं। इन्होंने पुराने छंदों के बंधनों को तोड़कर कविताओं को एक नया मुक्ताकाश दिया। अलंकारों की बात करें तो उपमा और रूपक के साथ साथ मानवीकरण अलंकार इनका सबसे पसंदीदा था। कौन सा अलंकार सबसे पसंदीदा था? मानवीकरण। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनका सबसे जो पसंदीदा था वो हमने समझा कि मानवीकरण अलंकार था, जहाँ ये प्रकृति की बेजान चीज़ों को एकदम इंसानों की तरह हंसते, गाते और रोते हुए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस यूनिट 2 को डिटेल में पढ़ लिया। अब हम लोग सारांश को कुछ इस प्रकार देखेंगे कि अगर आपको मेरे पढ़ाए गए में कुछ हिस्सा नहीं भी समझ में आया होगा तो इस सारांश के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस पूरी यूनिट की कहानी जो है असल में जयशंकर प्रसाद जी के जीवन, उसके समय के माहौल और उनके लिखने के जादुई स्टाइल के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी के एक बेहद अमीर और जाने माने सुंघनी साहू परिवार से, जहां प्रसाद जी का जन्म हुआ था। वह स्वभाव से बहुत ही शांत, गंभीर, सीधे साधे इंसान थे। बचपन में ही उनके माता पिता का साया सिर से उठ गया, जिसके कारण उनकी स्कूली पढ़ाई तो सिर्फ 8वीं क्लास तक ही हो पाई, लेकिन उनके अंदर सीखने की एक ऐसी तरफ थी। उन्होंने घर पर ही खुद से पढ़ कर हिंदी, संस्कृत, इतिहास का बहुत गहरा ज्ञान हासिल कर लिया। तो अब देखते हैं कि ट्विस्ट कहाँ आता है। जब प्रसाद जी बड़े होकर अपने कलम उठा रहे थे, तब हमारा पूर्व भारत देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। चारों तरफ भयंकर मायूसी थी और भारतीयों के मन में यह हीन भावना बैठ गई थी कि हम तो कमज़ोर हैं और अंग्रेज़ों का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। ऐसे में प्रसाद जी ने सोचा कि अगर किसी हारे हुए इंसान को दोबारा खड़ा करना है तो उसके दादा परदादा की गौरवशाली कहानियाँ सुनानी होंगी, ताकि उसे अपनी असली ताकत याद आ जाए। तो बस यही सोचकर प्रसाद जी ने क्या किया कि अपनी रचनाओं में सीधे मौर्यकाल, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के उस सुनहरे दौर को जिंदा कर दिया जब भारत दुनिया का गुरु हुआ करता था। तो साहित्य की दुनिया में इसी माहौल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय चेतना का दौर कहा जाने लगा।
तब क्या हुआ कि जहाँ प्रसाद जी का मकसद सिर्फ अंग्रेज़ों का विरोध करना नहीं था, बल्कि भारतीयों को अंदर से इतना मजबूत बनाना था कि वे खुद अपनी आज़ादी के लिए उठ खड़े हो सके, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाएँ। तो जब आप उनकी कविताओं के अंदर झाँकेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उनकी देशभक्ति में केवल खोखला चिल्लाना नहीं था, बल्कि उसमें देश के लिए एक बहुत ही गहरा और पवित्र प्रेम था। जैसे उनकी वो बेहद मशहूर लाइनों में भी है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यानी कि हमारा भारत देश इतना दयालु है, जहाँ बाहर से आने वाले अनजान और भटके हुए लोगों को भी दिल से पनाह मिलती है। उनका यह प्रेम सिर्फ देश तक सीमित नहीं था, बल्कि वह आज के ज़माने के दिखावे वाले प्रेम से अलग बहुत ही पवित्र और बिछड़ने के सच्चे दर्द से भरा हुआ था, जिसे हम उनकी प्रसिद्ध रचना आंसू में देख सकते हैं। और इसके साथ ही प्रसाद जी ने प्रकृति को कभी बेजान नहीं माना। उनकी नज़रों में पेड़ पौधों को, चांद तारे और इंसानों की तरह सुख दुख महसूस करते हैं। उन्होंने समाज में नारी को सिर्फ सजने धजने की वस्तु नहीं माना, बल्कि साफ साफ लिखा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यानी नारी समाज में दया, करुणा, अटूट विश्वास और शक्ति का साक्षात रूप है। और प्रसाद जी का मानना था कि इस पूरी कायनात में हर तरफ केवल एक ही ईश्वर का वास है, इसलिए इंसान को बेवजह उदास रहने या रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में अंदर से खुश रहना और चारों तरफ आनंद बिखेरना ही जीवन का असली मकसद है। फिर क्या हुआ कि प्रसाद जी ने पुराने ज़माने की ब्रज भाषा को पूरी तरह छोड़कर आधुनिक खड़ी बोली हिंदी को अपनाया, लेकिन उनकी हिंदी में संस्कृत के शुद्ध और गंभीर शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग था। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे अपनी बात सीधे सीधे सपाट शब्दों में नहीं कहते थे, बल्कि उसे बड़े ही खूबसूरत इशारों और प्रतीकों के जरिए समझाते थे। जैसे कि अगर उनको धूप के बारे में बताना हो सुबह की, तो वो क्या कहते थे कि सुबह हो गई है, बल्कि वो ये नहीं कहते थे कि सुबह हो गई है, बल्कि वो ये कहते थे कि उषा यानी सुबह का एक सुंदर सुंदर नई नवेली दुल्हन जो कि धीरे धीरे आसमान से उतर रही है। इसे पढ़ते ही पाठक की आंखों के सामने एक खूबसूरत सा सजीव चित्र तैरने लगता था, जिससे कि साहित्य में बिंब कहते हैं। इसके साथ ही जब वो प्रकृति को, बेजान चीज़ों को एकदम आसानी से इंसानों की तरह हंसते गाते रोते हुए देखते थे, तो उसे ही मानवीकरण अलंकार कहा जाता था, तो जो उनकी शैली का जो है सबसे मुख्य पहचान है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक में यूनिट 2 को कंप्लीट कर लिया है, यानी इकाई 2 हमारा ख़त्म हो गया है। अगर आप इस कहानी को अच्छे से सुन लेते हैं तो उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम का प्रश्न नहीं छूटेगा, तब आप उसे अपने तरीके से एग्ज़ाम में उत्तर को लिख पाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब फटाफट से इकाई 3 का स्टार्ट करते हैं। तो इकाई 3 में हम देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी कविता को। तो इसके अंतर्गत शुरुआत कहाँ से होती है इसे समझते हैं। इस यूनिट की शुरुआत होती है हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे क्रांतिकारी, सबसे बिंदास और फक्कड़ कवि यानी कि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से। और जो है निराला जी को समझने के लिए बस एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, यह वो इंसान थे जिन्होंने जीवन में दुखों के सबसे बड़े पहाड़ झेले, लेकिन कभी किसी राजा, जमींदार या अंग्रेज सरकार के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। वे जितने अपनी फक्कड़ता यानी कि दानवीरता के लिए जाने जाते थे, उतने ही अपने बागी तेवरों के लिए भी मशहूर थे। तो चलिए इसी दमदार ऊर्जा के साथ सीधे चलते हैं इस यूनिट की रूपरेखा और इसके सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स पर, जो कि है हमारा युग परिवेश। तो हम लोग चलिए सबसे पहले युग परिवेश को अच्छे से समझते हैं। अब समझते हैं कि जब निराला जी अपनी क्रांतिकारी कविताएं लिख रहे थे, तब हमारे देश का माहौल कैसा था। इसे सीधे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके समाज में चारों तरफ भयंकर अत्याचार हो रहा हो। अमीर गरीब और गरीब लोग का अमीर जो है
गरीब लोगों का हक मार के खा रहे हों और बाहर से कुछ लोग पूरे मोहल्ले को गुलाम बना ले, तो आपके अंदर एक गुस्सा भड़केगा। ठीक यही गुस्सा निराला जी के दौर का युग परिवेश था। यह वह समय था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, चारों तरफ गरीबी, भुखमरी थी और समाज के अंदर जमींदार लोग गरीबों का खून चूस रहे थे। साथ ही समाज में छुआछूत और रूढ़िवादिता भी फैली हुई थी। इसी माहौल को साहित्य में सामाजिक सांस्कृतिक नवजागरण कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इसी ये जो माहौल चल रहा था उसको सामाजिक सांस्कृतिक नवजागरण। तो निराला जी ने इसी दोहरी गुलामी यानी कि अंग्रेजों की और समाज के कड़े नियमों के खिलाफ अपनी कविता को एक हथियार बनाया और जनता को जगाने का काम किया। तो अब हम लोग देखेंगे निराला जी जीवन और व्यक्तित्व। तो इसके अंतर्गत हम लोग अच्छे से समझते हैं कि निराला जी जीवन और व्यक्तित्व के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो निराला जी का जीवन दुखों की एक ऐसी कहानी है जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को रुला दे। इसका जन्म जो है बंगाल के महिसादल में हुआ। कहाँ हुआ? बंगाल के महिसादल में हुआ। लेकिन इनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रहने वाला था। बचपन से ही इनकी माँ गुजरी, युवावस्था में पत्नी छोड़ गई। यानी कि बचपन में ही जो है ना इनकी माँ गुजर गई थी और युवा अवस्था में ही पत्नी छोड़ के चली गई थी। और फिर इनकी इकलौती जवान बेटी यानी कि और सरोज की भी बड़ी बीमारी से मौत हो गई। और अपनी बेटी के चले जाने के महादुख में इन्होंने सरोज स्मृति नाम की कविता लिखी। तो बेटी के चले जाने के दुख में उन्होंने कौन सी कविता लिखी? सरोज। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ये जो कविता है वो अपनी बेटी के चले जाने के दुख में लिखे थे। तो जो हिंदी साहित्य का सबसे पहला और महान शोक गीत माना जाता है। इतने दुखों के बाद भी निराला जी कभी किसी के सामने नहीं झुके। वह स्वभाव से इतने दयालु थे कि अपनी जेब में रखे आखिरी पैसे और बदन पर कढ़ा कंबल भी किसी गरीब को दान दे देते थे। इसलिए उन्हें साहित्य में महाप्राण कहा गया। तो साहित्य में महाप्राण किसे कहा गया? साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। तो अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट, समर्थ सृजक का कृतित्व। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कृतित्व का मतलब क्या होता है। कृतित्व का मतलब होता है उनकी रचनाएं और उनका पूरा लेखन संसार। निराला जी हिंदी साहित्य के वो ऑलराउंडर खिलाड़ी थे जिन्होंने गद्य प्लस पद दोनों में ही हिंदी का चेहरा बदल दिया। कविता के क्षेत्र में उन्होंने परिमल, गीतिका और अनामिका जैसी बेमिसाल कृतियां लिखी। तो कविता के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या लिखी? परिमल, गीतिका और अनामिका। तो याद रखेंगे कि परिमल, गीतिका और अनामिका किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। केवल कृतियां ही नहीं, उन्होंने काफ़ी अच्छे और उन समाज की कमियों को दिखाने के लिए अप्सरा, अलका और कुल्ली भाट जैसे उपन्यास भी लिखे थे। जैसे कि उनकी रचनाओं को पढ़कर साफ पता चलता है कि वह समाज के एक बहुत बड़ा बदलाव देखना चाहते थे। तो मतलब वो उनको जो देख के पता चलता है कि वह समाज में एक बहुत बड़ा और अच्छा बदलाव देखना चाहते थे। तो चलिए अब आते हैं हम लोग निराला काव्य की अंतर्वस्तु को और यहाँ पे समझते हैं। ये बहुत ज़्यादा MVVI है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अंतर्वस्तु को। अंतर्वस्तु का सीधा मतलब है कि निराला जी की कविताओं के अंदर कौन कौन से मुख्य विचार और विषय छिपे हैं जिसके आधार पर वो कविता लिखते हैं। एग्जाम के लिहाज से इसके मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं हम लोग, जिसमें कि सबसे पहला होगा काव्य संवेदना। तो काव्य संवेदना को एक बार देखते हैं। निराला जी की कविताओं की सबसे बड़ी ताकत है संवेदना। निराला जी की कविताओं की सबसे बड़ी ताकत क्या है? संवेदना है, यानी दूसरों के दुख को अपना समझना। जब वो सड़क पर किसी गरीब या भिखारी को देखते थे तो उनका दिल तड़प उठता था। वह
वही तरफ जो है कविता बनकर पन्नों पर उतर जाती थी। अब आगे देखते हैं हम लोग परंपरा और आधुनिकता की टकराहट। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि निराला जी पुरानी सड़ी गली परंपराओं जैसे कि जातिवाद और अंधविश्वास को लात मारकर आधुनिक सोच, बराबरी और विज्ञान को अपनाना चाहते थे। इसलिए उनकी कविताओं में पुरानी रूढ़िवादी सोच और नई आधुनिक सोच की टकराहट साफ दिखती है। अब देखते हैं हम लोग काव्यानुभूति विद्रोह का स्वर या भावभूमि। तो इसके अंतर्गत निराला जी हिंदी साहित्य के सबसे बड़े बागी हैं। क्या है निराला जी? हिंदी साहित्य के सबसे बड़े बागी। वह हर उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करते हैं जो इंसानों को छोटा समझती है, चाहे वो शोषक, राजा, जमींदार हो, चाहे फिर अंग्रेजों का दमनकारी सरकार हो। अब है हमारा सौंदर्याभूति के उपादान। तो चलिए सौंदर्याभूति के उपादान को भी देख लेते हैं। निराला जी के लिए सुंदरता सिर्फ किसी सजे धजे चेहरे में नहीं थी। उन्होंने प्रकृति के रौद्र और शांत रूपों में और कड़ी धूप में मेहनत करती हुई महिलाओं के संघर्ष में असली सौंदर्य को देखा है। तो कड़ी धूप में जो मेहनत करती हुई महिलाएं थी, उनका जो संघर्ष है, और प्रकृति के जो मतलब रौद्र और शांत रूप थे, वो चुप था, कुछ बोल नहीं रहा था, तो ये सब में उन्होंने क्या देखा है? सुंदरता को देखा है, यानी सौंदर्य को देखा है। तो अब है हमारा प्रयोग और प्रगति। तो चलिए प्रयोग और प्रगति को भी देखते हैं। वो कभी लीक पर नहीं चले, यानी कि उन्होंने अपनी कविताओं में नए नए प्रयोग किए और हमेशा प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव विचारों को बढ़ावा दिया जो समाज को आगे लेके जाए। इसके बाद है हमारा मूल्य चेतना का विस्तार। तो मूल्य चेतना का विस्तार भी देखते हैं। निराला जी की कविताओं में जीवन के असली मूल्य जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय और इंसानियत का सबसे ऊपर रखा गया है। वो इंसानी मूल्य को किसी भी नियम से बड़ा मानते थे। वह क्या मानते थे? कि इंसानी मूल्य को किसी भी रूल्स से, रेगुलेशन से बड़ा मानते थे। तो अब हम लोग देखते हैं काव्य कलाओं की प्रेरणा या स्रोत भूमि। तो निराला जी को यह सब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बंगाल में लंबे समय तक रहने के कारण उन पर रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के वेदांत विचारों का बहुत गहरा असर था। तो उनका जो मतलब ये सब असर किसके किसके कारण था? रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य के कारण, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के वेदांत के कारण। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक बार छायावादोत्तर काव्य यात्रा। तो चलिए छायावादोत्तर काव्य यात्रा को भी समझ लेते हैं। तो छायावाद के दौर के बाद भी निराला जी रुके नहीं। समय के साथ उनकी कविताएं और ज़्यादा यथार्थवाद यानी कि रियल होती चली गई, जो आगे चलकर प्रगतिवाद और प्रगतिवाद की नींव बनी, यानी कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की ही नींव बनी थी। किसकी कविता? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की कविता। अब है हमारा निराला काव्य का रचना विधान। तो चलिए एक बार निराला काव्य का रचना विधान देखते हैं। रचना विधान का मतलब होता है निराला जी अपनी बातों को पन्नों पर उतारते कैसे थे, उनकी भाषा और कला का स्टाइल कैसा था। तो काफ़ी रूपों के आधार पर था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं काव्य रूपों के नए आधार। तो काव्य रूपों के नए आधार के अंतर्गत हम देखें तो उन्होंने कविताओं के पुराने और घिसे पिटे सांचों को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने लंबी कविताएं, शोक गीत और तीखे व्यंग लिखकर हिंदी को नए रूप दिए। अब देखते हैं हम लोग काव्य भाषा की सृजनात्मकता। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि निराला जी की भाषा में गजब का लचीलापन था। जब वो राम की शक्ति पूजा जैसी कविता से लिखते थे तो एकदम कठिन संस्कृत के शब्द तत्सम प्रधान का प्रयोग करते थे। किसका? तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग करते थे। लेकिन जब वह भिक्षुक जैसी कविता लिखते थे तो एकदम सरल आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द प्रयोग होता है उसी की भाषा में लिखते थे। तो भिक्षुक को कैसे लिखते थे? सरल आम बोलचाल की भाषा में। और जब लिखते थे मतलब राम की शक्ति पूजा के बारे में तो किस में लिखते थे? संस्कृत यानी कि तत्सम
प्रधान के रूप में लिखते थे। तो चलिए अब देखते हैं काव्य प्रतीक। तो काव्य प्रतीक में वो अपनी बात इशारों और प्रतीकों में कहते थे। उनकी प्रसिद्ध कविता कुकुरमुत्ता, कौन सी प्रसिद्ध कविता है? कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता। तो इसमें जो है गुलाब का सुंदर पौधा अमीर शोषक वर्ग का प्रतीक है और गंदगी में उगा कुकुरमुत्ता गरीब शोषित लेकिन मजदूर का प्रतीक होता है। यानी कि गुलाब का जो सुंदर पौधा था वह अमीर यानी कि अमीर शोषक के वर्ग का प्रतीक बना दिए थे, और जो गंदगी में उगा कुकुरमुत्ता था वह गरीब शोषित लेकिन मजबूर और मजदूर का प्रतीक था। अब हम लोग आगे देखते हैं काव्य बिंब को। तो काव्य बिंब के अंतर्गत निराला जी शब्दों से चित्र बनाना जानते थे। जैसे जैसे वो लिखते हैं कि वह तोड़ती पत्थर देखो मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, तो कविता पढ़ते ही पाठकों के दिमाग में कड़ी धूप में हथौड़ी चलाती महिला की लाइव फिल्म बन जाती है। इसी को बिंब विधान कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं छंद विधान को। तो चलिए छंद विधान को समझते हैं। यह एग्जाम का सबसे एमवीवीआई टॉपिक है, तो इसे याद रखेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि निराला जी ने कड़े छंदों के बंधनों को तोड़कर हिंदी में मुक्त छंद यानी कि फ्री वर्ड्स की शुरुआत की। उन्होंने साफ कहा कि जैसे इंसानों की मुक्ति जरूरी है वैसे ही कविता की भी छंदों के कड़े नियमों से मुक्ति जरूरी है। शुरुआत में लोगों ने इसे केचुआ छंद कहकर मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में यह हिंदी की मुख्य पहचान बना। तो शुरुआत में लोग क्या कह रहे थे कि केचुआ छंद कहकर इसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बाद में क्या हो गया कि छंद विधान जो है हिंदी का मुख्य पहचान बन गया। तो अब हम लोग आते हैं निराला काव्य में सांस्कृतिक सामाजिक नवजागरण पर। तो इस आखिरी टॉपिक का सीधा मतलब यह है कि निराला जी ने अपनी कविताओं के जरिए समाज को अंदर से जगाने और जागरूक करने का काम किया। उन्होंने अंधविश्वासों पर चोट की, शोषितों का खुलकर साथ दिया और देश के लोगों में अपनी संस्कृति को लेकर एक नया आत्मसम्मान जगाया। तो एक बार हम लोग सारांश के तौर पर पूरे यूनिट 3 को एक छोटे से हिस्सों में देख लेते हैं, ताकि पूरा चैप्टर का जो थीम है एक बार हम लोग अच्छे से रिव्यू कर ले और आपको समझ में आ जाए। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन गहरे व्यक्तित्व, दुखों और अंग्रेजों की गुलामी के दौर से गुजरा, जिससे उन्हें समाज के शोषकों और रूढ़ियों के खिलाफ एक परम क्रांतिकारी कवि बना दिया गया। उनकी कविताओं की मुख्य आत्मा शोषित जैसे कि गरीब, भिक्षुक और मजदूर के प्रति गहरी संवेदना और पुरानी परंपराओं से टकराहट थी, जिसे उन्होंने कुकुरमुत्ता व तोड़ती पत्थर जैसी रचनाओं में बड़े ही बेबाक अंदाज में दिखाया है। अपने लिखने के स्टाइल, शिल्प विधान में उन्होंने हिंदी कविता के कड़े बंधनों से आज़ाद कराकर मुक्त छंद की शुरुआत की और संस्कृतनिष्ठ भाषा लेकर आम बोलचाल के शब्दों, प्रतीकों और आंखों के सामने फिल्म चला देने वाला सजीव बिंबों का जादू का इस्तेमाल किया। आई होप कि आपको यूनिट 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब जो है थोड़ा रिफ्रेश हो जाइए और हम लोग अब चलेंगे यूनिट 4। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इकाई 4, सुमित्रा नंदन पंत और उनकी कविता में। तो सुमित्रा नंदन पंत और उनकी कविता के अंतर्गत हम जो एमवीवीआई टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम बेस्ड उसको पढ़ते जाएंगे। जैसे कि हमारा ये है काव्य चेतना का विकास, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद काव्य चेतना का विकास के अंतर्गत हम लोग प्रकृति सौंदर्य को देखेंगे, जीवन दर्शन को देखेंगे, क्योंकि ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं काव्य चेतना का विकास को पढ़ते हैं। तो पंत जी को पूरे हिंदी साहित्य में प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे पूरी प्रकृति का सुकुमार कवि जो है किसे माना जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को सुकुमार कवि माना जाता है।
सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा यानी कि कसौनी की खूबसूरत वादियों में हुआ था। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के अल्मोड़ा यानी कि कौसानी नामक खूबसूरत वादियों में। इसके लिए उनकी कविताओं का मुख्य आधार प्रकृति सौंदर्य है, यानी कि ये जो प्रकृति सौंदर्य है वह उनका मुख्य आधार है कविताओं का। उनके लिए जो है प्रकृति कोई बेजान चीज नहीं है, बल्कि एक सजीव सहेली या माँ की तरह है। इसके बाद उनकी कविताओं में नारी के प्रति नवीन दृष्टि आई। तो हम लोग नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण के रूप से देखें तो जहां उन्होंने महिला को सिर्फ सजने धजने की वस्तु नहीं माना, बल्कि उसे समाज की देवी, गरिमा और जननी का रूप दिया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पंत जी का जीवन दर्शन। तो पंत जी का जीवन दर्शन पे आते हैं और इसके अंतर्गत समझते हैं। पंत जी का जीवन दर्शन जो है वह 3 चरणों में विकसित हुआ था। कितने चरणों में विकसित हुआ था? 3 में। शुरुआत में वह जो थे काल्पनिक छायावादी थे। फिर जब उन्होंने देश की गरीबी और भुखमरी को देखा तो वो प्रगतिवाद की तरफ मुड़े, जहां उन्होंने मजदूरों, किसान के हक में लिखा। यानी कि जीवन के आखिरी पड़ाव में उन पर महर्षि अरविंद के अरविंद दर्शन का गहरा असर पड़ा, जहां वो पूरी मानवता के कल्याण और आध्यात्म की बात करने लगे। तो हमने देखा कि सुमित्रा नंदन पंत का जो जीवन दर्शन था वह 3 चरणों में विकसित हुआ था। तो वह 3 चरणों के अंतर्गत पहला कौन सा था? काल्पनिक छायावाद। तो काल्पनिक छायावाद के बाद जो है उनका जीवन दर्शन प्रगतिवाद में बदल गया और उसके बाद अरविंद दर्शन का गहरा असर पड़ने के कारण वह आध्यात्म की बात करने लग गए। अब हम लोग देखते हैं काव्य शिल्प को। तो पंत जी के लिखने की जो स्टाइल है वह बहुत ही कोमल और संगीतमय था। तो पंत जी का जो लिखने का स्टाइल था वो क्या था? एकदम कोमल, प्यारा और संगीतमय था। एकदम ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी सलीके से है। और उनकी काव्य भाषा को देखें तो उनकी काव्य भाषा में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? खड़ी बोली हिंदी का। लेकिन वो इतनी कोमल है कि कानों में मिस्त्री घोल देती है। यानी कि कानों में जो इतना कोमलता होने के कारण कि कानों में जो है ना वो मिश्री घोल देती है, मिठास घोल देती है। वो अपनी कविताओं में बिंब और प्रतीक का कोई ऐसा जादू इस्तेमाल करती है। तो वो अपनी कविताओं में क्या करती है? कोई ऐसा जादू ही इस्तेमाल कर देती है जिससे शब्दों को पढ़ते ही पाठक की आंखों के सामने उस प्राकृतिक दृश्य की लाइव फिल्म चलने लग जाती है। जैसे कि ऐसा लगता है कि नहीं, हम उस सामने से उस फिल्म को देख रहे हैं। एकदम सब कुछ क्लियर हो जाता है। वो कहानी, कविता सुनते ही ऐसा लगता है कि हम उसमें खुद को फील कर पा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं अलंकार, लय एवं छंद विधान को। तो इसके अंतर्गत के मामले में उन्होंने पुराने कड़े छंदों के बंधनों को तोड़कर कविता के एक आंतरिक संगीतमय लय दी। प्रकृति की चीज़ों की तुलना इंसानी भावनाओं से करना, यानी कि मानवीकरण अलंकार और उपमा अलंकार उनका सबसे पसंदीदा हथियार था। तो उनका पसंदीदा हथियार कौन कौन सा था? तो पहला है मानवीकरण अलंकार और दूसरा है उपमा अलंकार। ये दोनों जो है काफ़ी प्रिय है। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। तो दोस्तों, हमने बुक रिवीजन के माध्यम से सेक्शन 4 को यानी कि यूनिट 4 को देख लिया है। तो चलिए अब हम लोग इकाई 5 पे आते हैं, यानी कि यूनिट 5 पे, और इसे भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो यूनिट 5 के अंतर्गत है हमारा महादेवी वर्मा और उनकी कविता। तो अब हम लोग महादेवी वर्मा के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग महादेवी वर्मा के बारे में जान लेते हैं। तो महादेवी वर्मा जी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है, जिन्हें उनके गीतों में छिपे गहरे दर्द और रहस्यमयी प्रेम के कारण आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को।
तो याद रखना है हमें कि आधुनिक युग की जो मीरा है उनको महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा एक भावुक कवित्री होने के साथ साथ महिलाओं के हक के लिए बहुत ही मजबूती से आवाज़ उठाने वाली एक दृढ़ गद्य लेखिका भी थी। तो महादेवी वर्मा जो थी वह जो है मजबूती से आवाज़ तो उठा ही रही थी महिलाओं के हक के लिए, लेकिन उसके साथ साथ गद्य लेखिका भी थी। तो वो क्या करती थी, गद्य को लिखती भी थी। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंतर्गत के, जैसे कि है हमारा काव्य सौंदर्य यानी कि अंतर्वस्तु। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहले समझेंगे प्रणय एवं वेदनाभूति को। तो महादेव जी का प्रेम किसी सांसारिक इंसान के लिए नहीं बल्कि उस अदृश्य परमात्मा यानी कि ईश्वर के लिए है जिसे वह अपना प्रियतम मानती है। वह मिलने से ज़्यादा विरह के मीठे दर्द को पसंद करती है, जिसके कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो अब है जड़ चेतन का एकात्म भाव। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो उनकी कविताओं में प्रकृति की चीज़ें बेजान नहीं है बल्कि वह उनके सुख दुख को अपने दिल से जोड़ लेती है। वह खुद को नीर भरी दुख की बदली कहती है जो दूसरों के कल्याण के लिए खुद को मिटा देती है। तो वह खुद को क्या कहती है, नीर भरी दुख की बदली, और दूसरों के कल्याण के लिए खुद को मिटा देती है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मूल्य चेतना को। तो उनकी कविताओं के अंदर गहरे इंसानी मूल्य छिपे हैं जो मनुष्य को अंदर से पवित्र, न्यायप्रिय और आत्मसम्मान से मजबूत बनाते हैं। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य यानी कि रचना विधान के अंतर्गत। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे काव्य रूप को। महादेवी जी का मुख्य काव्य रूप गीत है। क्या है मुख्य काव्य रूप? गीत। तो जिसमें कि एक अद्भुत संगीत और लय होती है जिसे आसानी से गाया जा सकता है। तो अब देखते हैं हम लोग काव्य भाषा। तो काव्य भाषा के अंतर्गत हम लोग समझें इनकी भाषा एकदम शुद्ध, कोमल और संस्कृत के तत्सम शब्दों से सजी हुई खड़ी बोली हिंदी है। तो कौन सी भाषा है? खड़ी बोली हिंदी, जो कि तत्सम शब्दों से सजी हुई है। अब देखते हैं हम लोग प्रतीक योजना। तो प्रतीक योजना के अंतर्गत इसको यह भी कह सकते हैं, प्रतीक योजना और बिंब योजना दोनों को अगर हम एक साथ देखें, वह जो है अपनी रहस्यमयी बात को समझाने के लिए दीपक इंसान की अमर आत्मा और अडिग आस्था का प्रतीक, और बादल जैसे कि जादुई प्रतीकों और आँखों के सामने चित्र खींच देने वाले सजीव बिंबों का इस्तेमाल करती है। तो वह किस किस चीज़ का इस्तेमाल करती है? दीपक और बादल का इस्तेमाल करती है अपनी रहस्यमयी बात को समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने इकाई 5 के सभी MVBI पॉइंट्स को देख लिया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इकाई 6 की ओर और उसे भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जो इकाई 6 है वह खंड 2 का मान है। तो 1 से 5 इकाई तक हमने खंड 1 के अंतर्गत पढ़ा। अब हम लोग खंड 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं यानी इकाई 6। तो चलिए हम लोग इकाई 6 को भी अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इकाई 6 है हमारा काव्य वाचन एवं विश्लेषण चिंता सर्ग भाग 1 छंद 1 से 40। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के प्रवर्तक और एक महान युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत के गौरवशाली इतिहास, दर्शन और मानवीय भावनाओं के गहरे द्वंद्व को पिरोया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमर महाकाव्य यानी कि कामायनी। तो कामायनी जो है उनका सबसे प्रिय एवं अमर महाकाव्य कौन सा है? कामायनी। तो हम लोग जो है प्रस्तावना के अंदर समझते हैं महाकाव्य की पृष्ठभूमि को। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा 1936 में रचित 1936 में क्या रचा गया था? कामायनी छायावाद का सबसे महान महाकाव्य है। इसका नामकरण मुख्य स्त्री पात्र श्रद्धा के नाम पर करके महिलाओं को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है।
तो इसका जो नामकरण है वो मुख्य स्त्री पात्र कौन सा नाम है? श्रद्धा। इसे याद रखेंगे हम लोग। तो वही इसके कथन के आधार को देखें तो इस कहानी इसकी कहानी जो थी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की जल प्लावन यानी कि भयानक विनाशकारी बाढ़ पर आधारित है, जहां पूरी देव संस्कृति नष्ट होने के बाद केवल राजा मनु जीवित बचते हैं। यानी कि जब पूरा संस्कृति नष्ट हो जाता है तो अब कौन बचता है? केवल राजा मनु जीवित बचते हैं। वहीं अब हम लोग प्रतीक विधान के अंतर्गत समझे तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें मनु यानी कि मन का प्रतीक है, श्रद्धा यानी कि हृदय भावनाओं की प्रतीक है, और इसमें बुद्धि यानी कि दिमाग का प्रतीक है। तो इसमें श्रद्धा किस चीज़ का प्रतीक है? हृदय का, और भावनाओं का। इसी प्रकार दिमाग का प्रतीक बुद्धि है, और इसी पर पूरे महाकाव्य में कश्मीर के शैव दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। तो अब हम लोग चलते हैं चिंता सर्ग का वाचन एवं विश्लेषण को समझते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है चिंता कामायनी का पहला सर्ग और प्रवेश द्वार है। इसमें हिमालय की चोटी पर अकेले बैठे मनु के मन में अतीत के वैभव और वर्तमान के सूनेपन के बीच चल रहे गहरे मानसिक अथवा उसके विकास का चित्रण है। अतः अगर हम इसका मुख्य संदेश देखें तो प्रसाद जी यहाँ संदेश देते हैं कि यह चिंता केवल विनाश का रोना नहीं, बल्कि एक नई मानवीय सभ्यता के निर्माण का पहला जरूरी आत्ममंथन है। इसकी भाषा शुद्ध, गंभीर और संस्कृतिनिष्ठ खड़ी बोली है। तो इसकी भाषा क्या है? शुद्ध, गंभीर और संस्कृतिनिष्ठ खड़ी बोली। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले यूनिट पर, इकाई 7 पर। तो इकाई 7 यानी कि यूनिट 7 के अंतर्गत हम स्टार्ट करते हैं काव्य वाचन एवं विश्लेषण आंसू का अंश। तो चलिए हम लोग यूनिट 7 को समझते हैं। जयशंकर प्रसाद जी मूल रूप से बहुत ही संवेदनशील और रोमानी मिजाज के कवि थे। उनके दिल की निजी पीड़ा और विरह जब बेहद कोमल शब्दों में ढलकर पन्नों पर उतरी तो उसने हिंदी साहित्य को आंसू जैसा एक बेमिसाल स्मृति काव्य दिया, जो हर तड़पते हुए दिल की आवाज़ बन गया। क्या हर तड़पते हुए दिल की आवाज़ बन गया? आंसू। तो चलिए इसकी प्रस्तावना के अंतर्गत काव्य के महत्व को देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आंसू जो है 1925 या फिर 1933 हिंदी साहित्य का एक कालजयी स्मृति काव्य और विरह काव्य है, जिसे छायावाद का मेघदूत भी कहा जाता है। तो यह जो है हिंदी साहित्य का एक कालजयी स्मृति काव्य और विरह काव्य है, जिसे क्या कहा जाता है? छायावाद का मेघदूत कहा जाता है। वहीं अब हम लोग समझते हैं इसके दर्द का विस्तार को। इसमें कवि अपने अतीत के सुंदर प्रेम के दिनों को याद करके वर्तमान के अकेलेपन को बयां करता है। यह कविता कवि के व्यक्तिगत और निजी दर्द से शुरू होकर आगे चलकर पूरी दुनिया के दुखों से जुड़ जाती है और सामूहिक मानवीय संवेदना भी में बदल जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं आंसू के चयनित अंश का पाठ और विश्लेषण। तो चलिए इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कि इसके अंशों में हृदय के भीतर मचे विरह के तूफान का वर्णन है। तो इसके अंदर क्या मतलब किस चीज़ का वर्णन किया गया है? इसके हृदय में अंदर से जो विरह मचा हुआ है, तूफान मचा हुआ है, उसी का वर्णन है। जहाँ कवि के करुणा से भरे दिल में एक रोती हुई रागिनी गूंजती है। जहाँ क्या होती है? कवि के करुणा से उसका जो दिल भर रोता है, उसी तरह रागिनी गूंजती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं शिल्प की भाषा। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो प्रसाद जी ने इसे आनंद यानी कि छंद, आंसू छंद में पिरोया है, जिसमें कि एक मधुर संगीत आ जाता है। इसकी भाषा बहुत ही कोमल, शुद्ध और तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी है। विरह का दुख इंसान को दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनशील बनाता है। विरह का जो दुख होता है वह इंसान को क्या बनाता है? दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनशील बनाता है।
तो दोस्तों, यहाँ तक में हमने इकाई 7 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग इकाई 8 की ओर और यूनिट 8 में भी समझते हैं कि इसमें कौन कौन से एमबीबीआई प्रश्न हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो इकाई 8 के अंतर्गत हमें पढ़ना है काव्य वाचन एवं विश्लेषण, जूही की कली और संध्या सुंदरी। तो चलिए इकाई 8 को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग कवि परिचय देखते हैं। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य के सबसे बागी, फक्कड़ और क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। फक्कड़ का यहाँ मतलब होता है प्राउड। ओके, इनका जीवन भयंकर पारंपरिक दुखों और तंगी से गुजरा, जिसने उन्हें शोषकों के खिलाफ एक शेर की तरह दहाड़ना और प्रकृति की तरह कोमल रूपों में एक नए अंदाज में देखना सिखाया। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या कहा जाता है? बागी और फक्कड़ क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके प्रस्तावना को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रस्तावना के अंतर्गत हम देखें तो निराला जी का जीवन संघर्ष को सबसे पहले आता है। निराला जी का जीवन अत्यधिक व्यक्तिगत दुखों यानी कि पत्नी और बेटी सरोज की अकाल मृत्यु और आर्थिक अभावों से भरा रहा था। इन्होंने आजीविका के लिए समन्वय यानी कि मतबाला और सुधा जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में संपादन का काम किया था। तो उन्होंने किस पत्रिका पर संपादन का काम किया था? समन्वय एवं मतबाला। तो अब हम लोग समझते हैं कविता का महत्व को। तो इसमें शामिल जूही की कली निराला जी की सबसे पहली कविता, जो कि 1916 मानी जाती है। तो मतलब जूही जो थी निराला जी की सबसे पहली कविता थी, ठीक है, जो कि कब लिखी गई थी? 1916 में, जिसने अपने मुक्त छंद और श्रृंगारिक भावों के कारण शुरुआत में आलोचकों का भारी विरोध झेला, लेकिन बाद में छायावाद का मुख्य आधार बनी। तो अगला एमबीबीआई टॉपिक है हमारा चयनित कविताओं का पाठ और विश्लेषण। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो जूही की कली का मूल भाव क्या था? इसमें जो थे मानवीकरण अलंकार के माध्यम से प्रकृति के बहाने इंसानी प्रेम और विरह को दिखाया गया, जहाँ कली एक सोई हुई नायिका है और मलय यानी कि मलय पवन जो कि हवा है उसका प्रेमी है, जो आकर उसे जगाता है। तो यानी कि यहाँ जो कली की एक सोई हुई नायिका है और कली को कौन जगाता है? हवा जगाता है, जो कि हवा उसका प्रेमी है, मलय पवन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं संध्या सुंदरी का मूल भाव। तो इसके अंतर्गत इसमें शाम के समय को आसमान में धीरे धीरे उतरती हुई एक शांत और गंभीर परी के रूप में दिखाया गया है। ये दोनों ही कविताएं कड़े नियमों को तोड़कर मुक्त छंद यानी कि फ्री वर्स की शैली में लिखी गई है। कौन कौन? संध्या और सुंदरी। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे अगले यूनिट 9 को, और 9 को भी अच्छे से देख लेते हैं। तो यूनिट 9 यानी कि इकाई 9 के अंतर्गत हमें देखना है काव्य वाचन एवं विश्लेषण, जागो फिर एक बार और बांधो न नाव इस ठाव बंधु। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं कि निराला जी सिर्फ छायावाद तक सीमित नहीं थे, बल्कि वह हिंदी में मुक्त छंद के जन्मदाता थे, जिन्होंने कविता को कड़े व्याकरण के बंधनों से आज़ाद किया। उनका रचना जो था संसार का इतना बड़ा था कि वह एक तरफ से देश को जगाने के लिए महाकाव्यात्मक और ओज लिख सकते थे, वही तो दूसरी ओर बेहद कोमल स्मृति गीत भी गा सकते थे। तो वह दोनों काम अच्छे से बखूबी निभा सकते थे। एक की महाकाव्यात्मक ओज भी लिख सकते थे और दूसरी ओर क्या कर सकते थे? स्मृति गीत भी गा सकते थे। तो चलिए इसके प्रस्तावना को समझ लेते हैं एक बार। निराला जी का लेखन छायावाद के बाद प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तक फैला था। तो निराला जी का जो लेखन है छायावाद के बाद कहाँ तक फैला था? प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तक।
उन्होंने लिली जैसी कहानियाँ और कुल्ली भाट जैसे उपन्यास लिखे। तो याद रखेंगे कि लिली किसकी कहानी है? निराला जी की। और कुल्ली भाट भी निराला जी की ही उपन्यास है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन किसके उपन्यास हैं, कौन किसकी कृति है, तो ये सबको जरूर याद रखें। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि काव्य के दो छोर। यह इकाई निराला जी के काव्य को बिल्कुल दो अलग अलग रूपों में दिखाता है। एक तरफ जो है देश को जगाने वाली शेर जैसी दहाड़ यानी कि राष्ट्रीय चेतना, तो एक तरफ क्या है? राष्ट्रीय चेतना। तो दूसरी तरफ क्या है? व्यक्तिगत एकांत का गहरा दर्द यानी कि व्यक्तिगत वेदना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? चयनित कविताओं का पाठ और विश्लेषण। तो हम लोग समझ लेते हैं चयनित कविताओं का पाठ और विश्लेषण के अंतर्गत जागो फिर एक बार का मूल भाव। कि क्या है जागो फिर एक बार का मूल भाव? यह वीर रस के भरी एक शक्तिशाली राष्ट्रीय चेतना और जागरण कविता है। इसमें तत्सम प्रधान ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग करके सोई हुई भारतीय जनता को गुरु गोविंद सिंह जैसे वीरों का उदाहरण देकर संघर्ष के लिए जगाया गया। तो इसके अंदर क्या किया गया कि गुरु गोविंद सिंह जैसे वीरों का उदाहरण देकर जनता को जगाया गया। अब हम लोग देखते हैं बांधो न नाव इस ठाव बंधु का मूल भाव। तो क्या है बांधो न नाव इस ठाव का बंधु का मूल भाव? इसके विपरीत यह एक बेहद कोमल और शांत रस से लिपटा स्मृति ग्रंथ है, जहाँ की कवि नाविक से नदी के घाट पर नाव बांधने से मना करता है, क्योंकि वह जगह अतीत की पुरानी यादों और आज के सुनेपन की गवाह है। इससे इसकी जो भाषा बहुत ही सरल, कोमल और संगीतमय मुक्ति छंद में है। तो इसमें क्या किया जाता है कि नाविक को नदी के घाट पर नाव बांधने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ जो है पुरानी यादें हैं और आज जो वहाँ की सूनेपन है, वहाँ का जो माहौल में अभी का सूनापन छाया हुआ है वह उसका गवाह है। तो वो क्या करता है, बोलता है कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इकाई 10, और इकाई 10 के अंतर्गत है काव्य वाचन एवं विश्लेषण, मोह और नौका विहार। तो चलिए इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग कुछ स्टार्टिंग पॉइंट को पढ़ते हैं। तो मतलब इसका उद्देश्य, प्रस्तावना सब देखेंगे। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी साहित्य में प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। उत्तराखंड के कौसानी के पहाड़ों और हसीन वादियों में पैदा होने के कारण उनका रग रग में प्रकृति का सौंदर्य बसा हुआ था, जिसे उन्होंने बेहद कोमल, मधुर और चित्रमयी भाषा में पन्नों पर उतारा है। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, और उनका जन्म जो है उत्तराखंड के कौसानी के पहाड़ों के हसीन वादियों में हुआ था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत के प्रस्तावना को, और प्रस्तावना को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि को। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जो है कौसानी यानी कि उत्तराखंड की वादियों में हुआ था, जिनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था। तो याद रखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत जी के बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त। गोसाई दत्त। उन पर महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स और महर्षि अरविंद के विचारों का गहरा असर पड़ा, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रकृति का रूप को। तो प्रकृति का रूप के अंतर्गत पंत जी की कविताओं में प्रकृति केवल एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि वह एक जीती जागती अलौकिक सत्ता है, जो इंसान को अपनी तरफ खींचती है, उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है चयनित कविताओं का पाठ और विश्लेषण। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोह का मूल भाव। क्या देखेंगे हम लोग? मोह का मूल भाव को। इस कविता में पंत जी का प्रकृति के प्रति अनन्य प्रेम दिखता है, जहां वह कहते हैं कि प्रकृति की सुंदर हरी भरी वादियों को छोड़कर वह किसी सुंदर स्त्री के प्रेम जाल में अपनी आंखों को नहीं उलझा सकता।
छोड़ो ध्रुवों की मृत्यु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। तो यह कहा गया है यहाँ पर, प्रकृति की सुंदर हरी भरी वादियों को छोड़कर वह किसी सुंदर स्त्री के प्रेम जाल में अपनी आंखों को नहीं उलझा सकते। यानी कि उनको उनके तरफ से ये कहा गया, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं नौका विहार का मूल भाव। इसमें चांदनी रात में गंगा नदी की सैर का बेहद कोमल चित्र है, जहां गंगा को एक सुंदर शांत लेटी हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है। कविता के अंत में पंत जी गहरा दार्शनिक संदेश देते हैं, जैसे कि नदी की धारा का आना जाना सनातन है, वैसे ही मनुष्य के जीवन का क्रम भी शाश्वत है। इसी भाषा बेहद मधुर, कोमल और तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। तो इसकी भाषा क्या है? बेहद मधुर है, कोमल है और तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। तो नौका विहार के मूल भाव के अंतर्गत गंगा को क्या माना गया था, क्या दिखाया गया था? एक सुंदर शांत लेटी हुई नायिका के रूप में दिखाया गया था। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं हमारे अगले इकाई 11 पर। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरे बताए गए सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। हम सिर्फ MVBI पॉइंट्स को लेते हुए चल रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इकाई 11 काव्य वाचन एवं विश्लेषण भारत माता को। तो चलिए इसे अच्छे से देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी केवल वादियों और कल्पना के ही कवि नहीं रहे, बल्कि जीवन के दूसरे पड़ाव में उन्होंने मार्क्सवाद और गांधीवाद को अपनाकर समाज के कड़वे यथार्थ को देखा। वह महलों की चकाचौंध को छोड़कर जमीन पर उतरे और प्रगतिवाद चेतना के एक बड़े संवाहक बने। तो चलिए सबसे पहले इसके प्रस्तावना को भी देखते हैं, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रगतिवाद दृष्टिकोण को। तो अगर हम प्रगतिवाद दृष्टिकोण को देखें तो पंत जी को वैसे तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, लेकिन जब वह कल्पना की दुनिया को छोड़कर जमीन के यथार्थ और गरीबों के दर्द से जुड़े तो उनकी कविताओं में प्रगतिवाद का जन्म हो गया। तो वह जब मतलब अपनी ऐशो आराम को, अपनी दुनिया को छोड़कर ज़मीन के यथार्थ गरीबों के दर्द के साथ जुड़े थे, तो क्या हुआ था? उनकी कविताओं में प्रगतिवाद का जन्म हो गया था और उनकी कृति ग्राम्या से ली गई थी। उनकी कृति किससे ली गई थी? ग्राम्या से। भारत माता कविता उनके इसी यथार्थवाद दृष्टिकोण को साफ दिखाती है। तो भारत माता जो कविता है वह क्या दिखाती है? उनके इसी यथार्थवादी दृष्टिकोण को दिखाती है। किसकी? सुमित्रानंदन पंत जी की। अब हमारा अगला MVBI पॉइंट है चयनित कविता का पाठ और विश्लेषण। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग कविता का मूल भाव को समझेंगे। इस कविता में पंत जी कड़वा सच सामने लाते हुए कहते हैं कि असली भारत माता महलों में नहीं बल्कि गाँव में वास करती है। यानी कि महल में असली भारत माता वास नहीं करती है, गाँव में यानी कि ग्राम में असली भारत माता वास करती है, जिनका आंचल जो है धूल से भरा है और खेतों का अनाज ही उनका उदास श्यामला शरीर है। तो वह क्या बोलते हैं कि जिनका जो आंचल है वो धूल से भरा हुआ है, क्योंकि वह ग्राम में वास करती है और खेतों का अनाज ही उनका उदास श्यामला शरीर है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसी के अंतर्गत शोषित जनता का यथार्थ के अंतर्गत क्या होता है। तो यह कविता अंग्रेजों की गुलामी में जी रहे देश के 30 करोड़ भूखे नंगे बदन और शोषित किसानों का सजीव कारुणिक चित्र खींचती है। यह क्या करती है कि जो मतलब किसान थे उसके शोषित किसान उसके सजीव कारुणिक चित्र खींचती है। अंत में वह गांधीवादी संदेश देते हैं कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मार्ग से ही भारत माता का यह दुख दूर होगा। तो भारत माता का यह दुख दूर कैसे होगा? गांधीवादी संदेश देने से कि और सत्य और अहिंसा के मार्ग से। तो इसकी भाषा एकदम सरल, सीधी और ग्रामीण यथार्थ को दिखाने वाली खरी बोली है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे अगले इकाई नंबर 12 यानी इकाई 12 को। अब इकाई 12 को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं।
तो इकाई 12 में है काव्य वाचन एवं विश्लेषण। मधुर मधुर मेरे दीपक जल और बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि महादेवी वर्मा जी का मानना था कि कविता केवल मन बहलाने का साधन नहीं है। उनके गीतों में जहां आत्मा और परमात्मा के मिलन विरह का अलौकिक रहस्यवाद झलकता है, वहीं उनकी गद्य रचनाओं में समाज की कुप्रथाओं को झकझोरने वाली एक बहुत ही गहरी और सुलझी हुई वैचारिक दृढ़ता दिखाई देती है। तो चलिए एक बार इसके प्रस्तावना को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो गद्य का वैचारिक महत्व सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो गद्य का वैचारिक महत्व के अंतर्गत हम देखेंगे कि महादेवी वर्मा जी केवल भावुक कवित्री नहीं थी, बल्कि उन्होंने गद्य के क्षेत्र में श्रृंखला की कड़ियाँ यानी कि 1942 जैसी क्रांतिकारी किताब लिखी, जिसमें उन्होंने स्त्री मुक्त और नारी विमर्श के प्रश्नों को बहुत ऊंचे स्तर पर उठाया। जिसमें क्या किया उन्होंने कि स्त्री मुक्त और नारी विमर्श के प्रश्नों को बहुत हाई लेवल पर उठा दिया था। तो अब हम लोग समझेंगे पीड़ा का अर्थ को। उनकी कविताओं में जो पीड़ा या दुखों का विवरण मिलता है, वह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वह उनके व्यक्तित्व की आंतरिक दृढ़ता और आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है। तो वह जो है कोई कमजोरी नहीं है, वह क्या है, उनके व्यक्तित्व, उनका अपना व्यक्तित्व जो था और उसकी आंतरिक दृढ़ता उनकी मजबूती और आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है। तो अब हम लोग आते हैं हमारे अगले इकाई नंबर 12 पे, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अच्छे से देखते हैं। तो इकाई नंबर 12.2 यानी कि चयनित कविताओं का पाठ और विश्लेषण। तो इसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, क्या लिखा है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल का मूल भाव सबसे पहले हम लोग समझते हैं। इस कविता में दीपक उनकी आत्मा, तो दीपक क्या है, उनकी आत्मा और अटूट आस्था का प्रतीक है, जो बिना किसी शोर के निरंतर जलकर अपने प्रियतम यानी कि परमात्मा की राह को रोशन करता है और संसार के विपरीत परिस्थितियों में भी बुझने नहीं देता। अब देखते हैं बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। तो इसे भी समझते हैं। सबसे पहले इसका मूल भाव क्या है। इसमें आत्मा और परमात्मा के एक हो जाने का चरम रहस्यवाद है, जहाँ वह कहती है कि अगर ईश्वर संगीत का यंत्र यानी कि बीन है, तो वह उसकी मधुर आवाज़ यानी कि रागिनी है। इसकी भाषा बेहद कोमल, संगीतमय और शुद्ध संस्कृतिनिष्ठ खड़ी बोली है। तो इसमें क्या कहा जाता है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे अगले इकाई नंबर 13 को समझते हैं। तो इकाई नंबर 13 के अंतर्गत काव्य वाचन एवं विश्लेषण, जाग तुझको दूर जाना एवं विरह का जलजात जीवन। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि महादेवी वर्मा जी की साधना का मुख्य उद्देश्य जो था, मनुष्य को उसकी आंतरिक कमजोरियों से ऊपर उठाना था। तो महादेवी वर्मा जी का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसकी साधना का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को उसकी आंतरिक कमजोरियों से ऊपर उठाना, मनुष्य को जो उसकी आंतरिक कमजोरी थी उससे ऊपर उठाना था। वह जीवन को बाधाओं से भागने का रास्ता नहीं मानती है, बल्कि हर परिस्थिति में अडिग रहकर कमल के फूल की तरह खिलने और निरंतर आगे बढ़ने की साहस देती है। किसकी तरह, कमल के फूल की तरह। तो इसके प्रस्तावना के अंतर्गत हम लोग समझे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साधन और प्रतिबद्धता क्या क्या हुई थी। महादेवी जी का मानना था कि साधना के मार्ग में कठिनाइयां हमेशा आती रहती है, लेकिन एक सच्चे साधक को अपने संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता रखनी चाहिए और लक्ष्य मिलने तक निरंतर संघर्ष करने चाहिए। यानी कि जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक संघर्ष करते ही रहना चाहिए, क्योंकि रास्ते में मुश्किलें तो आती भी रहती है, ये तो हम लोग भी समझते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे सांसारिक मुक्ति। महादेवी वर्मा जी के अनुसार उनकी कविताओं में प्रेमी और प्रियतम का जिक्र हमेशा सांसारिक बंधनों से मुक्ति के प्रतीक के रूप में आता है। किसके रूप में आता है,
प्रियतम का जिक्र हमेशा सांसारिक बंधनों से मुक्ति के प्रतीक के रूप में आता है, जहाँ दुख का जीवन को तोड़ने वाली कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा को पवित्र और मजबूत करने वाली शक्ति माना गया है। तो यहाँ पर दुख को क्या माना गया है? जीवन को तोड़ने वाली कमजोरी बिल्कुल नहीं माना गया है, बल्कि आत्मा को जो पवित्र करती है उसमें मजबूत शक्ति माना गया है। तो अब आते हैं चयनित कविताओं का पाठ और विश्लेषण पर। तो चलिए इसे समझते हैं। इसके अंतर्गत है जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि यहाँ जाग तुझको दूर जाना का मूल भाव क्या है। यह एक ओजपूर्ण और शक्तिशाली जागरण गीत है। यह क्या है? ओज शक्तिशाली जागरण गीत है जो मनुष्य को संदेश देता है कि चाहे रास्ते में कितनी भी बड़े तूफान या शारीरिक दुख सुख सुविधाएं के रंगीन आकर्षण आ जाएं, तुम्हें रुकना नहीं है क्योंकि तुम्हारी मंजिल अभी बहुत दूर है। तो इसमें क्या होता है कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, तुम्हें रुकना नहीं है क्योंकि तुम्हारी मंजिल अभी बहुत दूर है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे विरह का जलजात जीवन को। तो चलिए इसके भी मूल भाव को अच्छे से समझ लेते हैं। यह उनके पूरे जीवन दर्शन का निचोड़ है। किनके? सुमित्रानंदन पंत के, महादेवी वर्मा के। तो उनके महादेवी वर्मा के जो पूरे जीवन में उनके जीवन दर्शन का निचोड़ है, यहाँ जलजात का मतलब कमल का फूल है। तो यहाँ जलजात का क्या मतलब है? कमल का फूल। महादेवी वर्मा कहती है कि जैसे कमल कीचड़ और पानी के बीच पैदा होकर भी अपनी पवित्रता के साथ ऊपर खिलता है, वैसे ही उनका जीवन भी विरह के आंसुओं और दुखों के बीच रहकर पूरी गरिमा के साथ खिला हुआ है। उसकी भाषा जो है तत्सम प्रधान संगीतमय खड़ी बोली हिंदी है। तो यहाँ पे विरह का जलजात जीवन के अंतर्गत महादेवी वर्मा क्या कहती है कि जैसे कि कमल का फूल जो है कीचड़ में ना खिलकर पानी से कीचड़ से ऊपर खिलता है, उसी तरह उनका जीवन भी विरह के आंसुओं और दुखों के बीच रहकर पूरी गरिमा के साथ खिला हुआ है। यानी कि वह जो है आंसुओं और दुखों के साथ रह रही है, पर जो उनका जीवन है पूरी गरिमा के साथ खिला हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस महामैराथन सेशन में हमने छायावाद का पूरा चैप्टर एकदम मक्खन की तरह कंप्लीट कर लिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके बुक में पूरा टॉपिक 2 अलग अलग खंडों में अवेलेबल था, खंड 1 और खंड 2, जिसमें कि खंड 1 के अंतर्गत 1 से 5 तक की यूनिट थे और वहीं खंड 2 के अंतर्गत 6 से लेकर के 13 तक के यूनिट थे। तो हमने सभी 1 से लेकर के 13 तक के एक एक हिस्सों को अच्छे से पोस्टमार्टम करके पढ़ा दिया है। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो हमने आपकी पूरी बुक को बहुत ही कम समय में एकदम बेस्ट तरीके से रिवाइज़ करवा दिया है। इस पूरी सीरीज़ के दौरान हमारा फोकस केवल और केवल उन्हीं चुनिंदा और सॉलिड टॉपिक्स पर था जो आपके जून 2026 के एग्ज़ाम के लिए MVVI यानी कि मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड VVI एंड MVVI हेडिंग्स थे, उन सब को मैंने अपनी बोलचाल की आसान भाषा में पूरी तरह से क्लियर करवा दिया है ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको कुछ भी रटना ना पड़े। और हाँ, आप इस टॉपिक यानी कि छायावाद BHDE 144 के MVVI क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप सीधे द प्रेम सर इग्नू चैनल पर जाइए। वहां जाकर जैसे ही आप सर्च बार में अपना कोड BHDE 144 लिखेंगे, वैसे ही आपको उसमें सारे MVVI क्वेश्चन के आंसर कराए हुए मिल जाएंगे। उस वीडियो में हमने बहुत ही चुनिंदा और धांसू क्वेश्चन को कवर कराया है जो सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप उन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं और इस बुक का रिवीजन कर लेते हैं तो आपकी तैयारी एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगी और आप पूरी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको हमारा यह स्पेशल और आसान तरीके से पढ़ाने का स्टाइल पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपने इग्नू वाले सभी दोस्तों के साथ मैं इसे आज शेयर कर रही हूँ। आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।